हेलो उमीस, कैसे हो आप सब। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं एपिसोड के तरफ। दुनिया खत्म होने लगी और किसी तरह मैं अपनी बेहद खूबसूरत मकान मालकिन के साथ लकड़ी के एक छोटे से राफ्ट पर फंस गया। अगर यह कोई रोमांटिक नॉवेल होती तो शायद मैं कहता, क्या तुम गूगल हो? क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन अफसोस, यह कोई रोमांटिक नॉवेल नहीं थी। न जमीन थी, न खाना, न बाहर निकलने का कोई रास्ता। बस दूर तक फैला हुआ समंदर था। और हमारे सामने तैर रहे एक रहस्यमय मैसेज के मुताबिक, धरती के हर इंसान को ग्रह को प्रदूषित करने की सजा के तौर पर समंदर में जिंदा रहने के एक बेरहम खेल में डाल दिया गया था। नियम आसान थे। सामान ढूंढो, अपना राफ्ट अपग्रेड करो, जिंदा रहो क्योंकि अगर तुम यहां मरे तो सच में मर जाओगे। फिर भी जब बाकी सब दुनिया के खत्म होने से घबरा रहे थे, ग्लोबल चैट में ज्यादातर लोग किसी और चीज पर ध्यान दे रहे थे। मेरे बगल में खड़ी खूबसूरत औरत पर। सच कहूं तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता था। कुछ सेकंड के लिए मैं हमारे भविष्य के बारे में सोचने भी लगा था। आप जानते हैं, ऐसा भविष्य जहां मैं आखिर में पूछता, क्या तुम्हारे पास मैप है? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता हूं। फिर मुझे असलियत का एहसास हुआ क्योंकि दुनिया खत्म होने के समय समंदर के बीच राफ्ट पर होने से खाना नहीं मिलता। और प्यार में होने से आप भूख से मरने से नहीं बच सकते। जब मैं एक शानदार, सुकून भरे भविष्य की कल्पना कर रहा था, तभी किसी ने कमजोर होने के लिए मेरा मजाक उड़ाया। ताना मारते हुए कहा कि मुझ जैसे लूजर के साथ कोई खूबसूरत औरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्हें बोलने दो। मैंने उसी पल कसम खाई कि मैं चुपके से मजबूत बनूंगा, अपनी ताकत बढ़ाऊंगा और जब किसी को उम्मीद नहीं होगी तब सबको चौंका दूंगा। लेकिन चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने के मेरे बड़े प्लान बुरी तरह बिगड़ गए। पता चला कि ताकतवर लोगों ने पूरी इंसानियत को समंदर में जिंदा रहने के लिए फेंकने का फैसला किया था, यह बहाना बनाकर कि हमने समंदर को प्रदूषित किया है। अब अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे लगातार पानी में सामान ढूंढना था और अपने छोटे से राफ्ट को अपग्रेड करना था। ग्लोबल अपडेट्स देखने पर मुझे एहसास हुआ कि सॉर्टिंग सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ था। कुछ बेचारे लोगों को सब्जी बेचने वाले बुजुर्ग के साथ भेज दिया गया, जबकि कुछ को गहरे नीले समुद्र में पीठ रगड़ने वाले बुजुर्ग के साथ भेज दिया गया। और मुझ पर आरएनजी देवताओं की कृपा हुई और मुझे एक बेहद खूबसूरत हसीना का साथ मिला। उसे देखते ही मैंने पल भर में ही हमारे होने वाले बच्चों के नाम भी सोच लिए। इसे कहते हैं मेन कैरेक्टर एनर्जी। तभी इस नई दुनिया में मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली। मेरे सामने हवा में एक स्क्रीन उभर आई। ओशन डूमसरे सर्वाइवल में आपका स्वागत है। कृपया इन नियमों को याद रखें। नियम 1, राफ्ट के पास लगे लंबे हुक का इस्तेमाल समुद्र की सतह पर तैरते सप्लाई क्रेट्स को इकट्ठा करने और अपनी राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। नियम 2, इंसान चैट विंडो के जरिए बातचीत या व्यापार कर सकते हैं। नियम 3, पूरी इंसानियत ओशन सर्वाइवल में आ चुकी है। अगर आप यहां मरे तो सचमुच मर जाएंगे। इन शर्तों को याद करने के बाद मैंने भारी मन से परफॉर्म पैनल बंद कर दिया। सच कहूं तो जिंदगी की उलझने सूप जैसी है और मैं कांटे फोर्क जैसा हूं। इन बेकार और निराशाजनक नियमों की वजह से मेरे मन से अपने पास बैठी खूबसूरत महिला की तारीफ करने का उत्साह तुरंत खत्म हो गया। पुरानी दुनिया में इतने सालों तक कॉर्पोरेट का गुलाम रहने के बाद क्या मैं एक बार भी मालिक नहीं बन सकता था? मैंने मन ही मन ब्रह्मांड की इस हिम्मत को कोसा। अपनी बुरी किस्मत को स्वीकार करते हुए मैंने चारों ओर देखा और लकड़ी की राफ्ट के किनारे पर टिका हुआ 2 मीटर लंबा लोहे की नोक वाला डंडा पाया। उसे मजबूती से पकड़कर मैंने सावधानी से अपने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। चूंकि सिस्टम ने साफ तौर पर कहा था कि यहां तैरते हुए सप्लाई क्रेट्स है, इसलिए मुझे उन्हें हर हाल में हासिल करना था। मैंने पूरी एकाग्रता के साथ लहरों को देखा और आखिरकार खुले समुद्र में लगभग 5 मीटर दूर मुझे पानी की लहरों पर तैरते हुए 2 लकड़ी के क्रेट दिखाई दिए। बिना एक पल बर्बाद किए मैंने जियाओमे को आवाज दी और हम दोनों ने पूरी ताकत से राफ्ट को उन लक्ष्यों की ओर चलाना शुरू किया जहां तक मेरे हाथ पहुंच सकते थे। मैंने लंबा हुक आगे बढ़ाया, पहले लकड़ी के क्रेट को फंसाया और जीत की भावना के साथ उसे खींचकर देख पर ले आया। एक नीला टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दिया। बधाई हो, आपको ब्रेड के 3 टुकड़े, पीने के पानी की 6 बोतलें और रस्सी के 5 यूनिट मिले हैं। मेरी आंखों के सामने लकड़ी के 2 बक्से तुरंत टूटकर लकड़ी के 6 तख्तों में बदल गए। अरे वाह, यह तो बहुत आसान था। काम तो फेल हुआ, पर एक तरह से सफल भी रहा। मेरे मन में यह ख्याल भी आया कि कहीं बाद में कोई बड़ी मुश्किल ना जाए, क्योंकि अभी नाव चलाने में मेरी बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो गई थी। अपनी ताकत वापस पाने के लिए जियाओमे और मैंने जल्दी जल्दी ब्रेड का एक एक टुकड़ा खाया। लेकिन शांति का वह पल ज्यादा देर नहीं रहा और मुझे फिर से इस कठोर माहौल का खतरा महसूस होने लगा। यह समझते हुए कि संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे, मैंने तय किया कि खाने पीने की चीजों के बदले थोड़ा पानी इस्तेमाल करके देखूं। मैंने तुरंत ग्लोबल मार्केट देखने के लिए ट्रेडिंग इंटरफेस खोला।
पूरे डिजिटल स्क्वायर में अफरातफरी मची हुई थी। बचे हुए सभी लोग बेताबी से चीजों का लेन देन कर रहे थे। ज्यादातर लोग खाने पीने की बुनियादी चीजों के लिए मजबूरन सौदेबाजी कर रहे थे। मैंने एक लड़की को पानी की एक बोतल के बदले एक बड़ा बैंडेड इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए भी देखा। हे भगवान, ये लोग सच में कितने बेरहम थे। जब मैं घबराहट भरी पोस्ट देख रहा था तो एक खास लिस्टिंग पर मेरी नजर पड़ी। कोई पानी की 2 बोतलों के बदले मछली पकड़ने का पूरा सेट दे रहा था। मैंने तुरंत डायरेक्ट चैट खोली और सेलर को मैसेज भेजा। थोड़ी जबरदस्त सौदेबाजी के बाद मैंने डील पक्की कर ली और मछली पकड़ने का सेट सिर्फ 1.5 बोतल पानी की कम कीमत पर ले लिया। उस पल मैं मन ही मन हंसा। क्या यह इंसान सच में बेवकूफ था? हम समुद्र में फंसे हुए और वह मछली पकड़ने वाली रॉड बेच रहा है। यह बात समझ से बाहर थी। मैंने बड़ी उत्सुकता से सिस्टम इन्वेंट्री से नया मिला मछली पकड़ने का सेट निकाला। जैसे ही मेरे हाथों ने हैंडल पकड़ा, अचानक एक प्रोफाइल पैनल तेजी से सामने आया। टैलेंट हार्वेस्ट एक्टिवेट हो गया। सप्लाई फिशिंग सेट ने 10 गुना बढ़ोतरी की। बधाई हो, आपको चेजर सेट मिला है, जो मछली पकड़ने का एक प्रीमियम सेट है। हर घंटे मछली पकड़ने पर कम से कम एक मछली मिलने की गारंटी है। इस सेट से पकड़ी गई समुद्री मछलियां पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होती है। अपनी नजरों के सामने सुनहरे अक्षरों में लिखे संदेशों को देखकर मेरे चेहरे पर हैरानी के भाव जम गए। फिर मेरी आंखों में जबरदस्त उत्साह चमक उठा। वाह, इसमें तो पिटी गारंटी मैकेनिज्म भी है। बहुत बढ़िया। लेकिन यह हार्वेस्ट टैलेंट आखिर क्या था? मैंने तो इसे बिल्कुल नहीं चुना था। मैंने जांच करने के लिए अपनी नजर के ऊपरी दाएं कोने में स्टेटस पैनल खोला, लेकिन मेरे नाम, उम्र और प्रोफाइल अवतार के अलावा वहां कुछ भी नहीं लिखा था। जाहिर है मैं कुछ अलग था, लेकिन सिस्टम मुझे बैकएंड कोड नहीं देखने दे रहा था। तुम्हें वह मछली पकड़ने वाली रॉड कहाँ से मिली? जियाओमी ने पूछा। उसकी आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। वह मेरे हाथों में चमकते हुए हाई एंड गियर को घूर रही थी। मैंने उसे दिखाते हुए आराम से जवाब दिया, मैंने इसे बस ट्रेडिंग एरिया से उठाया है। देखो, मैंने उसी पल तय कर लिया कि मैं अपने अनोखे टैलेंट वाली बात पूरी तरह छिपाकर रखूंगा। ग्लोबल चैट्स देखने के बाद भी मुझे किसी ने भी अपने टैलेंट के बारे में बात करते हुए नहीं देखा था। अपने खास हुनर, ट्रम्प कार्ड, को छिपाकर रखना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। मेरे बगल में शिया खड़ी थी, जो प्रीमियम फिशिंग रॉड के जबरदस्त स्टेट्स देखकर हैरान और चुप रह गई थी। क्या इसका मतलब है कि हमें अब खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? शियाओमी ने पूछा। उसकी आवाज में ऐसी एक्साइटमेंट थी जिसे वह छिपा नहीं पा रही थी। मैंने सिर हिलाया। मुझे बहुत राहत और खुशी महसूस हो रही थी। भाई ने काम की बात समझ ली थी। उसके बाद मैंने शियाओमी को फिशिंग रॉड सौंप दी और उसे आसपास के पानी पर नजर रखने को कहा ताकि हम पानी में तैरते हुए सप्लाई क्रेट्स को मिस न करें। मैंने अच्छे डील्स के लिए ट्रेडिंग एरिया पर नजर रखने का बहाना बनाया, लेकिन मेरा असली मकसद यह टेस्ट करना था कि क्या मेरा छिपा हुआ टैलेंट दूसरी बार भी काम करेगा या नहीं। जैसे ही मैं आराम से बैठा, शियाओमी अचानक चौंक कर चिल्लाई। मैं झटके से उठा, उसके पास भागा, रॉड पकड़ी और पूरी ताकत से खींचा। लगभग 10 पाउंड वजन वाली एक बड़ी मछली पानी की सतह से बाहर निकली और हमारे राफ्ट पर जोर से गिरी। कुछ बार तड़पने के बाद वह हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गई और अपने आप कच्चे मछली के मांस के 10 साफ सुथरे, अच्छी तरह कटे हुए टुकड़ों में बदल गई। झट तेरे की। दुनिया खत्म होने के बाद समुद्र में जिंदा रहने की हालत में भी मैं पहले से तैयार खाना खाने की किस्मत से बच नहीं सकता। मैंने शियाओमी की तरफ देखा, लेकिन जब मेरी नजरें थोड़ी ज्यादा देर तक उस पर टिकी रहीं, तो मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। अपनी बात छिपाने के लिए मैंने जल्दी से ट्रेडिंग एरिया में आग जलाने का तरीका खोजने का बहाना बना लिया। हालांकि मछली के मांस का वह बड़ा, सफेद और मोटा टुकड़ा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। हाँ, यही बात थी। कोई अजीब ख्याल मत लाना। मैं पक्का मछली के मांस के बारे में ही सोच रहा था। अपना ध्यान वापस ट्रेडिंग पैनल पर लगाते हुए मैंने जल्दी से आधी रोटी और आधी बोतल पानी के बदले माचिस का एक डिब्बा लिया। जैसे ही लेनदेन पूरा हुआ, मेरा हार्वेस्ट टैलेंट एक्टिवेट हो गया और माचिस की संख्या 10 गुना बढ़ गई। बधाई हो, आपको एक रिफिल होने वाला सेट मिला है। माचिस खत्म होने के बाद वे एक दिन में अपने आप रिफिल हो जाएंगी। हाई ग्रेड वाटरप्रूफ मटीरियल। सिस्टम बूस्ट को दूसरी बार होते हुए देखकर मैंने आखिरकार अपने टैलेंट के नियम को समझ लिया। यह सिर्फ तब काम करता है जब चीजें दूसरे लोगों से खरीदी या ट्रेड की जाती है। हमारे नए वाटरप्रूफ माचिस के साथ मैंने तुरंत अपनी लकड़ी के 4 टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक कामचलाऊ ग्रिलिंग रैक बनाया। सही स्क्यूअर न होने की वजह से मैंने मछली को आग पर टिकाए रखने के लिए शाओमी की हेयर पिन का इस्तेमाल किया। जब मैंने देखा कि पिन हटने के बाद उसके लंबे, रेशमी बाल उसके कंधों पर रीले ढाले तरीके से गिर रहे हैं, तो मेरा ध्यान पूरी तरह भटकने लगा। कुछ मिनटों बाद ग्रिल की हुई मछली की शानदार खुशबू हवा में फैल गई और वह तैयार हो गई।
हम में से कोई भी एक पल और इंतजार नहीं कर सकता था और हमने मजे से खाना शुरू कर दिया। हमारी आम बातचीत के दौरान प्रीमियम रॉड से एक और मछली फंस गई, जिससे हमारा खाने का स्टॉक और बढ़ गया। आखिरकार सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, जिससे आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया। दिन भर की थकान के बाद जियाओमे और मैं अपनी छोटी सी लकड़ी की पनाहगाह पर धीरे धीरे सो गए। सपनों में मैं जादुई रूप से एक सामान्य चहल पहल वाले शहर में वापस आ गया था और मेरे हाथों में 2 बड़े गर्म और नरम स्टीम्ड बन थे। मैंने खुशी एक बन मुंह में डाला और एक बड़ा लालची निवाला लिया। अचानक एक तेज चीख ने मुझे जगा दिया और मेरे स्वादिष्ट नाश्ते का सपना टूट गया। मैंने अपनी आंखें मली और सुबह की रोशनी में पलकें झपकाई। तभी मुझे निराशा के साथ एहसास हुआ कि मैं अभी भी लकड़ी के राफ्ट पर फंसा हुआ था। असलियत सामने थी, इसलिए मैंने उस ख्याल को छोड़ दिया। मैंने जियाओमे की ओर देखा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। गुड मॉर्निंग सिस्टर जियाओमे, मैंने गले से नींद की भारीपन को दूर करते हुए कहा। क्या हुआ? जियाओमे का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और उसने मेरी आंखों में देखने से इनकार कर दिया। धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। यह सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, यह मानकर कि वह बस तनाव में है, और ताज़ा सामान चुनने के लिए ट्रेडिंग एरिया खोल दिया। सबसे पहले मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि हमारे पास असल में क्या बचा था। आधी ब्रेड, पीने के पानी की हाई बोतलें, लकड़ी के 4 यूनिट और मछली के मांस के 13 हिस्से। हमारे पास जो सामान था उसके आधार पर मैंने ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए अपनी ट्रेड लिस्टिंग बनानी शुरू की। 10 यूनिट लकड़ी के बदले 200 ग्राम मछली, कुल 5 सेट। अलग अलग चीजों के बदले 200 ग्राम मछली। जानकारी के लिए मैसेज करें, कुल 3 सेट। अलग अलग मसालों के बदले 100 ग्राम मछली, कुल 4 सेट। भूखे लोगों की हिम्मत साफ दिख रही थी। जैसे ही लिस्टिंग लाइव हुई, लकड़ी और मसालों के बदले मछली वाली डील तुरंत बिक गई। मैंने सबसे पहले सिस्टम मेल से लकड़ी निकाली। मेरे टैलेंट बूस्ट की वजह से 50 यूनिट लकड़ी बढ़कर 500 यूनिट हो गई। अचानक मेरी नजर के सामने एक चमकदार नोटिफिकेशन पैनल चमका, जिससे पता चला कि हमारी राफ्ट अपग्रेड के लिए तैयार है। मैंने बिना देर किए तुरंत अपग्रेड बटन दबा दिया। लकड़ी के हिलने डुलने की भारी आवाज के साथ राफ्ट तुरंत फैल गई और तंग 3x3 मीटर से बढ़कर काफी बड़ी 5x5 मीटर की हो गई। स्क्रीन अपडेट हुई और दिखाया कि अगले लेवल के लिए 20 यूनिट लकड़ी और 5 यूनिट रस्सी की जरूरत है। मैं तुरंत ट्रेडिंग एरिया में गया और एक दूसरे सर्वाइवर से 5 यूनिट लकड़ी के बदले 2 यूनिट रस्सी ली। इंटरफेस से रस्सी निकालने के बाद मेरे हार्वेस्ट टैलेंट ने फिर से काम किया और मेरे पास 20 यूनिट रस्सी आ गई। मैंने बिना समय बर्बाद किए राफ्ट को दूसरी बार अपग्रेड किया। प्लेटफॉर्म को शानदार 7x7 मीटर के डेक में बदलते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। राफ्ट के अगले लेवल के लिए अपग्रेड की जरूरतों को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि आम लकड़ी और रस्सी के अलावा अब मुझे लोहे की भी जरूरत थी। मैंने ट्रेडिंग एरिया में बहुत खोजा, लेकिन कोई भी इसे बेच नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि राफ्ट का अपग्रेड फिलहाल रोकना पड़ेगा। वैसे भी यह मेरे बस की बात नहीं थी। जब से मैंने लकड़ी का वह विशाल हॉल बनाया था, जियाओमी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी गहरी नजर को देखकर मेरे अंदर एक गुप्त खुशी की लहर दौड़ गई। उसके दिल में मेरी छवि अब बहुत शानदार बन गई होगी। सच कहूं तो मुझे मेन कैरेक्टर जैसा महसूस हो रहा था। क्या मैं पहले ही उसका भगवान बन चुका था? यह विचार मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। क्या मैं पहले ही उसका भगवान बन चुका था? क्या मैं पहले ही उसका भगवान बन चुका था? क्या मैं पहले ही उसका भगवान बन चुका था? तभी डेक पर जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, जिससे मेरा ध्यान तुरंत असलियत पर लौट आया। जियाओमी शर्मा गई और दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो चलो आग जलाते हैं और कुछ मछली ग्रिल करते हैं। मैंने वे मसाले निकाले जो मैंने पहले ट्रेड करके लिए थे। मेरे हार्वेस्ट टैलेंट की वजह से हर एक हिस्सा 10 गुना बढ़कर 10 पूरे हिस्सों में बदल गया था। यह हमारे लिए काफी लंबे समय तक चलने के लिए काफी था। शियाओमे ने हैरानी से जार की ओर देखा। तुमने इतनी सारी चीजें कैसे हासिल की? मैंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। यह देखकर कि मैं अपने राज नहीं बताने वाला, उसने समझदारी से आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उसे खाना पकाने दो, ना। सचमुच? मैंने माचिस जलाई और आग शुरू की, जबकि मछली आग की लपटों पर भुनने लगी। मैंने अपने प्राइवेट मैसेज खोले यह देखने के लिए कि क्या मेरे इनबॉक्स में कोई काम की चीज आई है। पहला मैसेज जो मैंने खोला उसमें लिखा था, हे हैंडसम, यह मेरी तस्वीर है। मुझे मछली का एक टुकड़ा दो और मैं तुम्हें वह लिमिटेड एडिशन जेके यूनिफॉर्म दे दूंगी जो मैंने पहनी है। मैं मन ही मन हंसा। मेरे ठीक बगल में इस राफ्ट पर एक सचमुच बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। भला कौन सेकंड हैंड जेके यूनिफॉर्म लेना चाहेगा? सम्मान के साथ, नहीं। मैंने अगले मैसेज पर स्वाइप किया। हे हैंडसम, मुझे मछली का एक टुकड़ा दो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाऊंगी, ठीक है? इसके साथ एक काफी भड़काऊ फोटो भी थी। स्क्रीन पर उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर
मैंने धीरे से आह भरी। सच में, समाज एक बड़ी खिचड़ी जैसा है। 1 साल से भी कम समय में जिंदा रहने की जद्दोजहद ने एक ऐसे इंसान को, जिसका स्वभाव पहले से ही थोड़ा बुरा था, एक मजाक बनाकर रख दिया था। बहुत सारे भड़काऊ फोटो और स्पैम मैसेज देखने के बाद आखिरकार एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। मेरे पास एक वाटर प्यूरिफायर का ब्लूप्रिंट था। मैसेज में लिखा था, लेकिन 200 ग्राम मछली बहुत कम है, तुम्हें और मछली देनी होगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, इसे भेजो ताकि मैं देख सकूं। यूजर ने तुरंत उस चीज की डिटेल्स वाली एक इमेज भेजी। यह एक साधारण वाटर प्यूरिफायर था जो हर घंटे 100 मिलीलीटर साफ पानी बना सकता था। इसका मतलब था कि 5 घंटे में यह लगभग मिनरल वाटर की एक स्टैंडर्ड बोतल जितना पानी बना देगा। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी थी। अपनी टैलेंट बॉस बोनस की जबरदस्त क्षमता के बारे में सोचकर मैंने रिस्क लेने का फैसला किया। मैंने सेलर को जवाब दिया और डील को बेहतर बनाने के लिए आधा किलो मछली और जोड़ दी और आखिरकार ब्लूप्रिंट हासिल कर लिया। और सचमुच, जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, ब्लूप्रिंट पर हार्वेस्ट टैलेंट का असर हुआ। नीली रोशनी चमकी और वह एक एडवांस्ड वाटर प्यूरिफायर में अपग्रेड हो गया। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए 5 यूनिट लकड़ी, 5 यूनिट प्लास्टिक और 5 यूनिट पत्थर की जरूरत थी। उत्साहित होकर मैंने तुरंत यह अच्छी खबर शियाओमेई को सुनाई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह हैरानी से चौंक गई। शियाओलू, तुम कमाल हो। उसकी तारीफ से उत्साहित होकर मैं जरूरी रॉ मटेरियल लेने के लिए तेजी से ट्रेडिंग एरिया की ओर भागा। मैंने 2 यूनिट लकड़ी के बदले 1 यूनिट प्लास्टिक और 5 यूनिट लकड़ी के बदले 1 यूनिट पत्थर लिया। मेरे टैलेंट के शानदार असर से वे मामूली मटेरियल तुरंत 10 यूनिट प्लास्टिक और 10 यूनिट पत्थर में बदल गए। मैंने अपनी इन्वेंट्री से जरूरी लकड़ी उठाई और वाटर प्यूरिफायर बनाने का काम शुरू कर दिया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, वाटर प्यूरिफायर 5 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। मैंने मन ही मन सोचा और इस प्रोग्रेस से काली खुश हुआ। थोड़ी देर बाद किसी ने प्राइवेट मैसेज भेजा कि उनके पास ट्रेड करने के लिए एक सिरेमिक का कटोरा है और वे खाने के लिए कुछ भी मांग रहे थे। मैंने दया दिखाते हुए इसके बदले आधी रोटी और 100 ग्राम मछली देने का ऑफर दिया। लेनदेन हो गया और जैसे ही सिरेमिक का कटोरा मेरे हाथों में आया, वह बड़ा हो गया और एक मजबूत, भारी कैसरोल पॉट में बदल गया। एक बार फिर मेरा काम बुरी तरह नाकाम रहा। मैं मुस्कुराते हुए शियाओमे की ओर मुड़ा। शियाओमे, चलो लंच में मछली का सूप पीते हैं। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मेरी नजर कुछ चीज पर पड़ी। पानी में एक काली चीज तेजी से और आक्रामक रफ्तार से हमारे राफ्ट की ओर बढ़ रही थी। ठीक उसी पल मेरा सिस्टम इंटरफेस तेजी से ब्लिंक करने लगा और ग्लोबल चैट चैनल शार्क के बारे में घबराहट भरे मैसेज से भर गया। स्क्रीन पर टेक्स्ट तेजी से गुजर रहे थे, मदद करो, मुझे पास में एक शार्क दिख रही है, वह सीधे मेरी तरफ तैर रही है, मैं क्या करूं? मुझे भी अपने पास शार्क का फिन दिख रहा है, वह आ रही है। मैं तेजी से घूमा, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं समुद्र की सतह को ध्यान से देख रहा था। शार्क का एक नुकीला तिकोना फिन लहरों को चीरते हुए राफ्ट के पीछे से सीधे हमारी ओर बढ़ रहा था। वह डरावने अंदाज में आगे बढ़ रही थी और बहुत तेजी से आ रही थी। बिना सोचे समझे मैं आगे बढ़ा, शियाओमे को अपनी बाहों में भरा और उसे बचाने के लिए अपनी छाती से सटा लिया। किस्मत से वह बेवकूफ शार्क ज्यादा होशियार नहीं थी। हमारे लकड़ी के प्लेटफॉर्म को तोड़ने के बजाय वह पूरी तरह से पानी से बाहर निकली, हमारे सिर के ऊपर से एक बड़े आर्क में कूदी और दूर तैरती चली गई। भयानक मौत से बाल बचने के बाद मैंने राहत की एक कांपती हुई सांस ली। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस सर्वाइवल गेम को बहुत हल्के में लिया था और असलियत ने मुझे तुरंत जोरदार तमाचा मारा था। दिमाग में कोई विचार नहीं था, सब खाली था। हमें जल्द से जल्द हथियारों की जरूरत थी। शियाओमे और मैं तुरंत ग्लोबल ट्रेडिंग एरिया में ऐसी चीजें खोजने के लिए अलग अलग हो गए जिनका इस्तेमाल हम अपनी सुरक्षा के लिए कर सके। दुर्भाग्य से बाजार में हथियार बिल्कुल नहीं थे। जब मैंने अपने कीमती खाने के भंडार के बदले बहुत ज्यादा कीमत की पेशकश की, तब भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं मुड़कर जियाओमे को इस निराशाजनक स्थिति के बारे में बताने वाला था, मेरी नजर देख पर रखे लोहे की नोक वाले लंबे हुक पर पड़ी और मुझे अचानक एक आइडिया आया। हम दोनों आपस में ही ट्रेड कर सकते हैं। पिछले 2 मुश्किल दिनों में साथ रहने के बाद मुझे लगा कि हमारे बीच आपसी समझ और भरोसा गहरा हो गया है। गहरी सांस लेकर मैंने जियाओमे को अपनी छिपी हुई काबिलियत के बारे में सच-सच बता दिया। उसने जरा भी हिचकिचा नहीं दिखाई। मेरे समझाने के तुरंत बाद उसने अपना लंबा हुक बाजार में लिस्ट कर दिया और खास तौर पर मुझे अपना ट्रेडिंग पार्टनर बताया। जैसे ही ट्रेड पूरा हुआ, हार्वेस्ट टैलेंट एक्टिवेट हो गया। लंबे हुक की वजह से जबरदस्त 10 गुना बढ़ोतरी हुई। बधाई हो, आपको एक एडवांस्ड मल्टीफंक्शनल लंबा हुक मिला है। इस बड़ी कामयाबी के बाद मेरे मन में एक नया विचार आया।
मैं देखना चाहता था कि क्या हम इस सिस्टम मैकेनिक का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैंने जियाओमी से हुक को दूसरी बार मुझे वापस लिस्ट करने के लिए कहा। लेकिन इस बार चमकने वाला टैलेंट नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं चमका। हिसाब किताब अब सही नहीं बैठ रहा था। क्या बग ठीक कर दिया गया था? ऐसा ही होता है। शार्क ने हमें ज्यादा इंतजार नहीं कराया। अपनी डरावनी झलक दिखाने के ठीक 1 घंटे बाद उसका काला तिकोना फिन दूरी को चीरते हुए सीधे हमारी तरफ बढ़ने लगा। शिकारी को पास आते देख मैंने अपने कंधे तान लिए और नए अपग्रेड किए गए मल्टीफंक्शनल लंबे हुक को कसकर पकड़ लिया। जोरदार मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। पलक झपकते ही पानी में हलचल हुई और शार्क अपना मुंह खोले हवा में उछली। बचने के बजाय मैंने अपनी पूरी ताकत से भारी एडवांस लंबे हुक को आगे की ओर धकेला और उसे उस जानवर के शरीर में गहराई तक घुसा दिया। उस जोरदार धक्के से विशाल शार्क सीधे लकड़ी के राफ्ट पर आ गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। उसे गिरते देख मैं जल्दी से काम खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। मैंने शार्क पर लगातार कई बार वार किए, हर बार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जब तक कि उसकी आंखों की चमक फीकी नहीं पड़ गई और वे पूरी तरह बेजान नहीं हो गईं। अब तो वह मर गई होगी, ए ना। पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए मैंने उस औजार का भारी कुंद सिरा उठाया और शार्क के सिर पर कुछ और बार जोर से मारा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मेरे हाथ थक नहीं गए। अचानक हवा में एक बड़ा सा चमकता हुआ सिस्टम बैनर दिखाई दिया। शार्क का सफलतापूर्वक शिकार करने के लिए लूडो और शियाओमी को बधाई। यह क्या बकवास है? एक ग्लोबल सर्वर अनाउंसमेंट भी? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन गेम है? मैं टीवी पर नहीं आना चाहता। ठीक उसी समय देख पर एक तेज अलौकिक रोशनी चमकी। जैसे ही रोशनी कम हुई हमारी आंखों के ठीक सामने एक चमकदार सिल्वर सफेद चेस्ट बक्सा दिखाई दिया। शिकार के लिए हमारा आधिकारिक इनाम। मैं सावधानी से आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। अंदर सोने या हथियारों का कोई ढेर नहीं था, बस सबसे नीचे एक बहुत ही साधारण दिखने वाला कार्ड रखा था। पहला किल रिवॉर्ड पाने पर बधाई। टैलेंट कार्ड इस्तेमाल करने पर रैंडमली एक टैलेंट मिलेगा। अगर आपके पास पहले से कोई टैलेंट है तो वह बदल जाएगा। सिस्टम परफॉर्म पढ़ते ही मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। मैंने नीचे हाथ बढ़ाया, कार्ड उठाया और सीधे शियाओमी के हाथों में थमा दिया। शियाओमी, तुम इसे इस्तेमाल करो, मैंने उससे गंभीरता से कहा। अगर तुम्हें कोई पावरफुल टैलेंट मिल जाता है तो आगे चलकर मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए मैंने सुझाव दिया कि हम ताजे शार्क मीट को ग्रिल करके चखें। आखिरकार मैंने अपनी पूरी जिंदगी आम दुनिया में बिताई थी और पहले कभी शार्क नहीं खाई थी। लेकिन बहुत जल्द मुझे इस फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। जैसे ही कच्चा शार्क मीट आग के पास गर्म पत्थरों पर पड़ा, पेशाब जैसी दम घोंटू और बहुत तेज बदबू पूरे राफ्ट पर फैल गई, जो समुद्र की हवा में भी नहीं घुल रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग पुराने समय से शार्क के फिन, पंख तो खाते हैं, लेकिन मीट को पूरी तरह फेंक देते हैं। यह भयानक बदबू कच्ची बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन को साफ करने जैसी थी। इसे छोड़ो, मैंने बुदबुदाया। धुएं की वजह से खांसते हुए मैंने जल्दी से ग्रिल किए हुए 2 टुकड़े उठाए और उन्हें समुद्र में दूर फेंक दिया। वैसे भी हमारे पास खाने के लिए मछलियों की कोई कमी नहीं है। शियाओमी ने सहमति में सिर हिलाया और अपना काम जारी रखने के लिए प्रीमियम फिशिंग रॉड उठा ली। ठीक तभी मेरे इंटरफेस पर एक प्राइवेट मैसेज का नोटिफिकेशन आया। एक सर्वाइवर बहुत बेताबी से 10 पाउंड शार्क के मीट के बदले एक ताज़ा सेब मांग रहा था। मैंने तुरंत यह ऑफर मान लिया, मन ही मन खुश होते हुए कि इस खतरनाक खाने से छुटकारा पाना कितना आसान था। मेरे टैलेंट बूस्ट की वजह से वह एक सेब कई गुना बढ़ गया और मुझे उसके बदले 10 ताजे सेब मिले। जियाओमी के साथ ताजे फल बांटने के बाद मैं वापस ट्रेडिंग एरिया और ग्लोबल चैट बॉक्स को ध्यान से देखने लगा ताकि हम आगे बढ़ सके। जल्द ही पोर्टेबल बाथटब के ब्लूप्रिंट की एक ट्रेड लिस्टिंग पर मेरी नजर पड़ी। मैंने तुरंत सेलर को मैसेज किया और उस पेपर के बदले अपने बचे हुए 20 पाउंड शार्क मीट का सौदा किया। जैसे ही ब्लूप्रिंट मेरी इन्वेंट्री में आया, टैलेंट बूस्ट एक्टिवेट हो गया, जिससे बेसिक डिजाइन एक एडवांस्ड, पूरी तरह से ऑटोमेटिक पानी साफ करने वाले बाथटब में बदल गया। मैंने बनाने की जरूरतें देखी। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए जरूरी सामान 50 यूनिट लकड़ी, 20 यूनिट प्लास्टिक, 20 यूनिट कॉपर वायर, 2 यूनिट चुंबक, 5 यूनिट लोहा। शाओलू, आओ मदद करो। जियाओमी की अचानक घबराई हुई आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मछली पकड़ने वाली रॉड के साथ जोर जोर से संघर्ष कर रही थी। मछली पकड़ने वाली डोरी गहरे पानी में खींच रही थी। जल्दी से दौड़कर मैंने पीछे से जियाओमी को अपनी बाहों में भर लिया। उसके साथ रॉड पकड़ी और अपनी मिलीजुली ताकत से उस भारी मछली को ऊपर खींचा। अचानक इतने करीब आने से मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैं पीछे हटा तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगली बार ऐसा कब होगा। अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए
मैंने जल्दी से कोई बहाना बनाया और अपने हाथों में मौजूद ब्लूप्रिंट पर ध्यान देने लगा। एडवांस्ड बाथटब बनाने के लिए जरूरी दुर्लभ सामान को देखकर मैंने तुरंत ऑप्शन खोजने के लिए ट्रेडिंग एरिया खोला। मुझे बहुत हैरानी हुई कि किस्मत मेरे साथ थी। मुझे असल में हर जरूरी चीज अलग अलग दुकानों पर बिक्री के लिए मिल गई। बिना सोचे समझे मैंने बाजार में मौजूद हर चीज खरीदने के लिए अपने 100 पाउंड एक्स्ट्रा शार्क मीट का इस्तेमाल किया। जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरे हुए मेरा टैलेंट काम करने लगा और उसने चीजों को कई गुना बढ़ा दिया और अपग्रेड कर दिया। मुझे कुल मिलाकर 50 यूनिट प्लास्टिक, 100 यूनिट लाल तार, 30 यूनिट चुंबक और 50 यूनिट लोहा मिला। मैंने तुरंत ऑटोमेटेड बाथटब बनाने का काम शुरू किया और फिर अपना ध्यान वापस प्लेटफॉर्म पर लगाया और अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके राफ्ट को लेवल 3 तक अपग्रेड किया। लकड़ी का रांचा तुरंत फैल गया और मोटा हो गया और मेरी आंखों के सामने ही थोड़ा बड़ा हो गया। सच कहूं तो कौन जानता है कि इस अजीब दुनिया में और क्या क्या बड़े बदलाव होंगे। जैसे ही ढांचा स्थिर हुआ मेरे दिमाग में एक साफ घंटी की आवाज गूंजी। एडवांस्ड वाटर प्यूरिफायर आखिरकार बनकर तैयार हो गया था। आखिरकार काम पूरा हो गया, मैंने खुशी से कहा और उस पल को शेयर करने के लिए मुड़ा। अब हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्या मैं हमारे इंटरनल ट्रेडिंग लूप का इस्तेमाल करके कच्चे समुद्री पानी को डुप्लीकेट या बदल सकता हूं और फिर बाद में उसे साफ कर सकता हूं। अपनी क्षमता की सीमाएं आजमाने के लिए उत्सुक होकर मैंने तुरंत एक खाली प्लास्टिक की बोतल में गंदला समुद्री पानी भरा, रक्कन कसकर बंद किया और उसे जियाओमेई को थमा दिया और उससे कहा कि वह इसे खास तौर पर मेरे लिए मार्केट में लिस्ट करे। ट्रांजैक्शन पूरा हुआ और बाउंटीफुल हार्वेस्ट टैलेंट एक्टिवेट हो गया, लेकिन नतीजा साफ पानी का ढेर नहीं था। बधाई हो, आपको रेडिएशन का स्रोत मिल गया है। खतरनाक रेडियोएक्टिव तत्वों से भरा गंदा पानी। इसे किसी टारगेट जगह पर फेंकर 5x5 मीटर का रेडिएशन जोन बनाया जा सकता है। रेडिएशन की चपेट में आने वाले किसी भी जीव की हेल्थ हर सेकंड 3% कम हो जाती है। जब मैंने वह डरावना मैसेज पढ़ा तो मेरे हाथ इतने जोर से कांपने लगे कि बोतल लगभग मेरे हाथ से छूट ही गई थी। बाप रे, अगर यह चीज गलती से यही टूट गई तो जियाओमेई और मेरा काम तमाम हो जाएगा। यह तो सच में बहुत बड़ा झटका था। मैंने तुरंत ट्रेडिंग पैनल खोला, चमकते हुए बायोजार्ड को वापस जियाओमेई के सिस्टम इन्वेंट्री में भेज दिया और उसे घबराहट में चेतावनी दी कि वह इसे किसी भी हाल में बाहर न निकाले। यह चीज तो सीधे सीधे बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला हथियार थी। अगर कभी समुद्री राक्षसों ने हम पर दोबारा हमला किया तो हम इसे डिजिटल क्लाउड में सुरक्षित रूप से लॉक करके रखेंगे। यह हमारा आखिरी हथियार या न्यूक्लियर ऑप्शन होगा। जियाओमेई भी उतनी ही पीली पड़ गई और हैरान रह गई जब उसने उस चीज की खासियतें देखी जो मैंने अभी अभी उसे वापस दी थी। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं अजीब लग रहा है? उसके हाथ की नरम, दिलासा देने वाली गर्माहट महसूस करके मेरी घबराहट कम होने लगी। चिंता मत करो जियाओमेई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमारे पास जो पॉकेट न्यूक था उससे ध्यान हटाने के लिए हम दोनों ने सर्वाइवल के काम आने वाले औजारों के लिए थ्रेड एरिया को फिर से देखने का फैसला किया। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमें सच में एक बहुत काम की चीज मिल गई। मैंने एक दुर्लभ मैकेनिकल एक्सेलरेटर का थ्रेड किया जिसे प्यूरिफिकेशन और क्राफ्टिंग के समय को कम करने के लिए बनाया गया था। मैंने तुरंत इसे इस्तेमाल किया और इसकी हाई स्पीड प्रोसेसिंग का 5 घंटे तक लगातार इस्तेमाल करके पूरी तरह से ऑटोमेटिक पानी साफ करने वाला तब तैयार कर लिया। तैयार यूनिट सर्वाइवल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना थी। ऑटोमेटेड इनटेक पंप सिर्फ 10 मिनट में पूरे टब को समुद्र के पानी से भर सकता था। फिर सिर्फ आधे घंटे की प्रोसेसिंग के बाद यह पानी से सारे जहरीले प्रदूषण को साफ कर देता था और साथ ही 70 से 80% कच्चा नमक और कठोर अशुद्धियों को भी हटा देता था। इसकी खूबियों से खुश होकर मैंने तुरंत प्यूरिफिकेशन स्विच चालू कर दिया। तब बिना किसी दिक्कत के भर गया। मैं तबाही के बाद जमा हुए खारेपन और गंदगी को धोने के लिए एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने कपड़े उतारे, साफ सुथरे पानी में डुबकी लगाई और लंबे समय बाद नहाने का मजा लिया और फिर बहुत ज्यादा थकान की वजह से तुरंत गहरी नींद में सो गया। जब मैं बेसुध होकर खर्राटे ले रहा था, जियाओमेई दबे पाव आई और चुपचाप टब में नहाने के लिए उतर गई। हमारी जबरदस्त लड़ाई के दौरान उसकी छाती पर बने हल्के बैंगनी रंग के काटने के निशान को देखकर भाप में उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अचानक उसकी नजर अंधेरी लहरों पर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। पास ही एक चमकता हुआ खजाने का बक्स तैर रहा था। मुझे जगाए बिना तेजी और चुपचाप आगे बढ़ते हुए उसने एडवांस्ड मल्टीपर्पस लंबा हुक उठाया, बड़ी कुशलता से बक्से को फंसाया और उसे सुरक्षित रूप से राफ्ट पर खींच लिया और फिर खुद भी सिकुड़ कर सो गई। अगले दिन सुबह की तेज रोशनी के साथ शुरुआत हुई। जिया ने उत्सुकता से उस बक्से के कुंडे खोले जो हमें मिला था और उसमें एक बढ़िया सोलर कन्वर्टर, 3 इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और एक भारी मैकेनिकल कोर निकला।
जैसे ही सामान निकाला गया, बक्सा अपने आप 5 साधारण ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में बदल गया। हम उस चीज का जश्न मना पाते, उससे पहले ही एक जोरदार लाल सिस्टम अलर्ट ग्रह पर बचे हर इंसान को दिखाई दिया। आज दोपहर एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। प्लेयर्स, कृपया तुरंत सावधानी बरतें। वह डरावना काउंटडाउन सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपने जमा किए गए रिसोर्स सिस्टम इंटरफेस में डाल दिए ताकि राफ्ट को फिर से अपग्रेड कर सकूं। इस बार बनावट में बदलाव से सिर्फ देख ही बड़ा नहीं हुआ, इसने हमारे सिर के ऊपर एक मजबूत, चारों तरफ से बंद लकड़ी का शेल्टर बना दिया और एक पैसिव वर्ल्ड इफेक्ट भी अनलॉक कर दिया। मौसम का असर नहीं होगा, लहरें कितनी भी बड़ी हो, राफ्ट पलटेगा नहीं। वाह, सुरक्षा में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मैंने अपने नए मजबूत किए गए किले को चारों ओर देखते हुए सोचा कि यह ठीक है। इस समुद्री तबाही के बीच मेरा सब्र भले ही जवाब दे रहा हो, लेकिन कम से कम आज हम डूबने वाले नहीं थे। सिस्टम की बात सच साबित हुई, आसमान गहरे बैंगनी रंग का हो गया और जल्द ही जबरदस्त तूफान आ गया। लकड़ी का शेल्टर तेज हवा के भारी दबाव में हिलने लगा और दुनिया चीखती हवा और टकराती लहरों के शोर में धुंधली हो गई। मैं और जियाओं में जोर जोर से इधर उधर फेंके जा रहे थे। राफ्ट की जबरदस्त हलचल हमें लगभग उछालकर उफनते समुद्र की गहरी खाई में फेंक ही देती। मैंने तुरंत स्ट्रक्चरल बीम को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से तेज हवाओं का सामना किया, लेकिन ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। मलबे के कुछ टुकड़े टूटकर अलग हो गए और हवा में उड़ते लकड़ी के टुकड़ों से जियाओं में घायल हो गई। आखिरकार 2.5 घंटे की भयानक मुश्किल के बाद तूफान का भयंकर गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। मेरे शरीर से सारा एड्रेनालाइन एक ही बार में खत्म हो गया और मैं पूरी तरह थककर गीले देग पर गिर पड़ा। मेरी नजरें धुंधली होकर काली पड़ रही थी। मुझे नीचे गिरा और पूरी तरह बेसुध देखकर जियाओमे ने सचमुच मेरी खातिर खुद की कुर्बानी दे दी। वह अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए मेरे पास आई और अपने बहते हुए जख्म को सीधे मेरे होठों के पास ले आई ताकि मैं उसका खून पी सकूं। जब मैं आखिरकार जागा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे दर्दनाक घाव अब नहीं दुख रहे थे। एक अजीब सी गर्माहट ने उन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया था। मेरे मुंह में धातु जैसा नमकीन और साथ ही मीठा स्वाद बना हुआ था। सिर घुमाकर मैंने देखा कि जियाओ में शेल्टर के सहारे छड़ी थी। वह बहुत पीली और बेदम लग रही थी। मैंने तुरंत उससे पूछा कि क्या हुआ है। मेरे सीने में घबराहट बढ़ने लगी। जियाओमी ने एक कमजोर, छकी हुई मुस्कान के साथ समझाया, मेरा हुनर दवा है। जब तक कोई मर नहीं जाता, मेरा एक टुकड़ा उसे ठीक कर देगा, बस यही बात है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और तुरंत उसकी खोई हुई ताकत वापस लाने का कोई तरीका खोजना चाहा। मैंने जियाओमी के पीने के लिए उस साफ शार्क फिन का सूप बनाने का सुझाव दिया जो हमें पहले मिला था, लेकिन संसाधनों का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे पकाने से पहले मैंने जियाओमी को ट्रेडिंग पैनल पर रखा ताकि वह इसे खास तौर पर मुझे ट्रेड कर सके। जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, सुनहरे अक्षर चमक है, बधाई हो, आपको प्रीमियम शार्क फिन सूप मिल गया है। यह त्वचा को पोषण देता है, खून की कमी पूरी करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी सेहत थोड़ी बेहतर होगी। अपनी इन्वेंट्री में अचानक आए भाप छोड़ते चमत्कारी प्रीमियम शार्क फिन सूप को देखकर मैं बस इतना ही कह पाया, अरे वाह, जेट क्वालिटी का खाना गेम में वापस आ गया है। शिया, जल्दी करो और खा लो। उसने कोई बहस नहीं की। जैसे ही उसने गाढ़ा सूप पिया, बदलाव लगभग तुरंत दिखाई दिया। जियाओमी के फीके चेहरे पर एक स्वस्थ, जीवंत चमक लौट आई और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। हमारा तत्काल संकट टलने के बाद मैंने सिस्टम इंटरफेस खोला तो पाया कि चैट एरिया पूरी तरह से घोर निराशा से भरा हुआ था। 3 दिन से भी कम समय में 10,000 लोगों में से बस इतने ही बचे हैं। एक मैसेज में लिखा था, क्या मेरे लिए सच में कोई उम्मीद है? एक और व्यक्ति ने डिजिटल दुनिया में रोते हुए अपनी बात कही। निराशा भरे मैसेज पढ़कर मुझे हमारी स्थिति की गंभीर हकीकत का एहसास हुआ। कुछ लोग तकनीकी रूप से तूफान के शारीरिक हमले से तो बच गए, लेकिन अफरातफरी के दौरान वे अलग अलग तरह से घायल हो गए थे। उनमें से कुछ चोटें इतनी गंभीर थी कि बिना तुरंत इलाज या सही सामान के पानी शांत होने के बाद भी वे शांत राफ्ट पर ही मर गए। यह कोई गेम नहीं था, यह तो मौत का जाल था। तभी सभी की स्क्रीन पर एक यूनिवर्सल सिस्टम नोटिफिकेशन आया, तूफान से बचने के लिए बधाई। हर बचे हुए व्यक्ति को एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट इनाम में दिया जाता है। हालांकि यह सिर्फ सबसे आसान टेस्ट था। आपकी असली मुश्किल 7वें दिन का टेस्ट है। उसे पास करने के बाद ही सर्वाइवल गेम असल में शुरू होगा। कड़ी मेहनत करो। जैसे ही टेक्स्ट गायब हुआ, हमारी राफ्ट के डेक पर कांसे के 2 चमकते हुए बक्से अचानक आ गए। मैंने उस डरावनी चेतावनी को नजरअंदाज किया और तुरंत बक्से खोलकर देखा कि हमें क्या इनाम मिला है। लेकिन अंदर जो चीज दिखी, उसे देखकर मेरा बूढ़ा चेहरा हैरानी से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? मैंने बक्से में झांकते हुए कहा। इस बक्से में कंडोम क्यों है? इसे कहते हैं
पूरी तैयारी, सिस्टम की अजीब सोच पर सिर हिलाते हुए मैंने बक्से में रखे बाकी सामान की जांच जारी रखी। जब सब कुछ लिस्ट कर लिया गया तो मैंने जियाओमे के साथ अपना स्टैंडर्ड इंटरनल थ्रेड शुरू किया और हर चीज को हार्वेस्ट बूस्ट लूप से गुजारा। टैलेंट ने शानदार रंग से काम किया और मुझे 5 पेट फिश बेट, एक एडवांस्ड एन्चेंटमेंट कार्ड, एक स्पीडबोट मोटर का ब्लूप्रिंट, 100 पानी साफ करने वाली गोलियां और एक जोड़ी एवर चेंजिंग स्टकिंग्स मिली। उत्सुक होकर मैंने कपड़ों की डिटेल पढ़ी। एवर चेंजिंग स्टकिंग्स प्रीमियम, स्किन फ्रेंडली, हवादार, तापमान बनाए रखने वाली, एंटीबैक्टीरियल और अपनी मर्जी से रंग और स्टाइल बदलने वाली। अगर ये खराब हो जाए तो 24 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक होने के बाद सारे दाग हट जाएंगे। स्टकिंग्स का विवरण देखकर और जियाओमे की तरफ नजर डालते हुए मेरे मन में एक विचार आया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं रोज मजे कर सकता हूं? लगता है डेलू ही सोलू है। इसके अलावा बूस्ट से एक वेपन प्यूरिफिकेशन कार्ड, 10 हॉटपॉट पैकेट और डुप्लीकेशन इफेक्ट की वजह से उसी तरह के 100 पैकेट भी मिले। ऊंचे दर्जे के इनामों को सावधानी से हमारे स्टोरेज में रखने के बाद मैंने पानी साफ करने वाली 100 गोलियों को पब्लिक मार्केट में लिस्ट किया और शर्त रखी कि इनके बदले सिर्फ गैरजरूरी सामान ही लिया जाएगा। मैंने एक सख्त नोट भी जोड़ा, सिर्फ गंभीर पूछताछ ही करें। जैसे ही मैंने लिस्टिंग पोस्ट की मेरे पास प्राइवेट मैसेज आने लगे। सबसे पहला मैसेज था, हे हैंडसम, मैं कस्टम वीडियो बना सकती हूँ, तुम्हें पता है। जो भी तुम चाहो, बस मुझे पानी साफ करने वाली एक गोली दे दो। मैं स्क्रीन को घूरता रहा और मेरे मन में गहरा व्यंग्य उमड़ आया। अरे वाह, यह वीडियो बेचने वाली लड़की अभी भी जिंदा है। उसके बेफिक्र ऑफर को देखकर लगता है कि दुनिया खत्म होने के बावजूद वह काफी अच्छा कर रही है। जाहिर है मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मैंने अगला प्राइवेट मैसेज खोला। यह सर्वाइवर पानी साफ करने वाली गोलियों के बदले एक काम करने वाले सी स्कूटर का ब्लूप्रिंट ट्रेड करना चाहता था। यह ज्यादा सही लगा। थोड़ी बातचीत के बाद हम एक सही कीमत पर सहमत हुए और मैंने उस ब्लूप्रिंट के बदले उन्हें पानी साफ करने वाली 8 गोलियां दे दी। तभी एक और मैसेज ने मेरा ध्यान खींचा। कोई हमारी गोलियों के बदले कच्चे मोतियों का कलेक्शन ट्रेड करना चाहता था। दूसरी पार्टी का दावा था कि वे हाई ग्रेड के प्राकृतिक मोती थे जिनकी कीमत निश्चित रूप से साफ पानी की कुछ गोलियों की कीमत से कहीं ज्यादा थी। उन चमकते रत्नों के विवरण को देखकर मुझे वे बहुत सुंदर लगे और मैंने सोचा कि मैं उन्हें शिया को तोहफे में दे सकता हूं ताकि इस अनथीन समुद्र में उसका दिन बन जाए। उसकी प्यारी मुस्कान सच में इसके लायक है। मैंने मन ही मन सोचा। वे जेब की तरह भरे पूरे और गोल थे और मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उन मोतियों को पाने के लिए तुरंत अपनी पानी साफ करने वाली 2 गोलियां ट्रेड कर दी। जैसे ही मैंने उन्हें अपने हाथों में लिया मेरी छिपी हुई शक्ति का जाना पहचाना एहसास मुझ पर हावी हो गया और उसने मेरी उम्मीदों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। वे साधारण रत्न आपस में जुड़कर फैल गए और मुट्ठी भर आकार के एक चमकते हुए एक्वा मोती में बदल गए। वाह, सुखद आश्चर्य, मैंने बुदबुदाया और उस चमकते गोले को अपनी हथेलियों में घुमाया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक जलमानव, मरमैन या कुछ ऐसा बन सकता हूं और समुद्र में पूरी आजादी से घूम सकता हूं? बस इसके बारे में सोचना ही कितना शानदार है। उत्सुकता से भरकर मैंने तुरंत एक्वा पर्ल को कसकर पकड़ा और राफ्ट के किनारे से सीधे खुले समुद्र में छलांग लगा दी। मेरे पीछे जियाओमे डर के मारे चिल्लाई, शाओलू, वापस ऊपर आओ, मुझे डराओ मत। यह महसूस करते हुए कि मैं उसे डराकर खुद को किसी हीरो जैसा दिखा रहा था मैंने मजाक करना बंद कर दिया। मैं तुरंत तैरकर वापस आया, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और अपने बालों से समुद्र का पानी झाड़ते हुए उसे जल्दी से उस मोती की जादुई खूबियों के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर जियाओमे पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मेरे सीने पर जोर से मुक्का मारा। उसका निचला होंठ कांप रहा था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा दबाव में हो और कोई बेवकूफी भरी हरकत कर बैठे हो। उसकी गहरी चिंता को देखकर मैं बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाने लगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, जियाओमे। हवा में तनाव बढ़ गया था और मैं बस इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर उसे अपने दिल की बात बताने ही वाला था। लेकिन जाहिर है ठीक उसी पल एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा और रोमांटिक माहौल को पूरी तरह खराब कर दिया। एक विशाल स्वॉर्डफिश पानी की सतह से बाहर निकली और किसी जिंदा टॉर्पीडो की तरह सीधे हमारे राफ्ट की ओर झपटी। मैंने अपनी बात बीच में ही रोक दी, मल्टीपर्पस लंबा हुक पकड़ा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके तेजी से पास आने का अंदाजा लगाते हुए मैंने सीधे स्वॉर्डफिश की आंख पर निशाना साधा और पूरी ताकत से वार किया। वार तो लगा, लेकिन मैंने उस जीव की जबरदस्त ताकत को कम करके आंका था। इससे पहले कि मैं पीछे हट पाता उसकी विशाल पूंछ घूमी और मुझे देख से सीधे समुद्र में फेंक दिया। किस्मत से एक्वा पर्ल मेरी मुट्ठी में कसकर दबा हुआ था जिसने मुझे जोरदार चोट से बचाया, इसलिए मुझे असल में कोई चोट नहीं आई। दर्द से बौछलाकर और अंधी होकर
स्वॉर्डफिश मुड़ी और तेजी से गहरे काले समुद्र में तैर गई। यह महसूस करते हुए कि मेरा एडवांस लंबा हुक अभी भी उसकी आंख के सॉकेट में फंसा हुआ था, मैंने अपने सबसे अच्छे औजार को जाने नहीं दिया। मैं तुरंत उसके पीछे तैरा और गहरे समुद्र में गोता लगा दिया। 10 दर्दनाक मिनट बीत गए। ऊपर शिया शांत समुद्र को खाली नजरों से देख रही थी। भारी सन्नाटा उसकी नसों को झकझोर रहा था और वह उन सभी छोटे छोटे पलों के बारे में सोच रही थी जो हमने पिछले कुछ दिनों में साथ बिताए थे। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। शाओलू, तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम मेरे लिए सबसे खास इंसान बन गए हो। बस वापस आ जाओ और हम साथ होंगे। जैसे ही उसने हवा में ये शब्द धीरे से कहे, मैं उसके पीछे पानी से बाहर निकला, डेक पर चढ़ा और अचानक उसे गले लगा लिया। लेकिन रुको, मेरी पकड़ में उसका हाथ इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैंने अपनी पकड़ ठीक करने के लिए धीरे से अपना हाथ हिलाया, फिर मैं पूरी तरह से जम गया। सच्चाई का एहसास होते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। शियाओ में, आओ देखो मैं कौन सी स्वॉर्डफिश ऊपर लाया हूँ, मैंने बहुत तेजी से कहा और बात को और अजीब होने से बचाने के लिए बेताब होकर विषय बदलने की कोशिश की। मैंने उससे उस विशाल मछली के शरीर को सिस्टम मार्केट में लिस्ट करवाया और बूस्ट शुरू करने के लिए उसे मुझे ट्रांसफर करवाया। उस विशाल जीव को हमारी इन्वेंट्री में खींचने और सावधानी से स्वॉर्डफिश की लंबी चोंच को निकालने के बाद सिस्टम पर एक जबरदस्त अपग्रेड का नोटिफिकेशन चमका। बधाई हो, आपको एक उच्च गुणवत्ता वाली प्राचीन तलवार मिली है। सामने पूरी जानकारी आ गई। यह तलवार पूरी तरह से बहुत पुरानी मछली की हड्डी से बनी थी और इसमें दूसरी हड्डियों को खाकर अपनी हमला करने की ताकत को हमेशा के लिए बढ़ाने की अनोखी क्षमता थी। यह सच में बहुत ताकतवर थी। मैं इसकी धार आजमाना चाहता था, इसलिए मैंने देक पर रखे लकड़ी के एक टुकड़े पर हड्डी वाली तलवार से हल्का सवार किया। भारी लकड़ी बिना किसी रुकावट के तुरंत 2 साफ हिस्सों में बंध गई। उस पुरानी तलवार की जबरदस्त तबाही मचाने वाली ताकत देखकर जियाओमी ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। हड्डी वाली तलवार को सावधानी से रखने के बाद मैंने और भी फायदेमंद सौदे खोजने के लिए इंटरफेस खोला। मैंने 100 यूनिट लकड़ी और मुश्किल में फंसे बचे हुए लोगों से 36 घंटे का सिस्टम स्पीड अप टाइम पाने के लिए अपने पास मौजूद मछली के मांस का 50 यूनिट इस्तेमाल किया। जब मैं बाकी लिस्टिंग देख रहा था तो कुछ बहुत ही अनोखी चीजों ने मेरा ध्यान खींचा। एक कॉटन कोट का डिजाइन, एक वाटरप्रूफ स्लीपिंग बैग का डिजाइन और एक थर्मल अंडरवियर का डिजाइन। पृथ्वी पर पही गई तबाही के बाद की दुनिया वाली कई कहानियां याद आई, जिनमें अक्सर अचानक जबरदस्त ठंड की लहर आने का जिक्र होता था। खैर, सावधानी बरतना ही बेहतर है, इसलिए मैंने वे सभी ले लिए। तैयारी रचने में कोई नुकसान नहीं है, ए ना। जैसे ही ब्लूप्रिंट मेरे हाथों में आए, हार्वेस्ट टैलेंट ने काम करना शुरू कर दिया और उनके डिजाइन को पूरी तरह से बदल दिया। वे धोने लायक डाउन जैकेट डिजाइन, खुद गर्म होने वाले अंडरवियर डिजाइन और तापमान को खुद नियंत्रित करने वाले वाटरप्रूफ स्लीपिंग बैग डिजाइन में बदल गए। इसे कहते हैं अपग्रेड। तभी जियाओमी ने मुझे रात के खाने के लिए बुलाया। आग के पास बैठकर मैंने उसे आने वाली संभावित ठंड की लहर के बारे में अपनी थ्योरी बताई और समझाया कि मैंने कपड़ों के पैटर्न क्यों जमा किए थे। पेट भर खाना खाने के बाद मैंने पिछले ब्रॉन्ज चेस्ट से मिले बाकी इनामों को देखने का फैसला किया। सबसे नीचे एक एन्चेंटमेंट कार्ड छिपा हुआ था। उसके विवरण में लिखा था कि यह मेरे पास मौजूद किसी भी तैयार चीज पर पूरी तरह से रैंडम और हमेशा के लिए रहने वाले खास असर डाल सकता है। अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैंने इसे सीधे अपनी राफ्ट पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। बधाई हो, राफ्ट को स्वीट ड्रीम वाला खास असर मिल गया है। यह राफ्ट के 10 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी सप्लाई चेस्ट को अपने आप इकट्ठा कर लेगी। वाह, ऑटोमेशन फीचर से बहुत ज्यादा उत्साहित होकर मैं चिल्लाया, जियाओमी को पास खींचा और उसके गाल पर एक झटपट किस कर दिया। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ है, मेरा दिमाग दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगा। मुझे याद आया कि स्पीडबोट मोटर का डिजाइन अभी भी मेरी क्यू में पड़ा है। जरूरी पार्ट्स देखने के बाद मैं सीधे थ्रेडिंग मार्केट गया और 20 यूनिट मछली के मांस के बदले 10 यूनिट कच्चा लोहा लिया। निकालने पर मेरी टैलेंट ने उसे 50 यूनिट लोहे और 5 यूनिट हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील में बदल दिया। मैंने तुरंत इंजन बनाने के लिए सिस्टम क्यू में हमारे जमा किए गए 10 घंटे का स्पीड अप टाइम लगा दिया। जब भारी मोटर पूरी तरह से तैयार हो गई और हमारे लेवल 3 राफ्ट के पिछले हिस्से पर मजबूती से लग गई, तो मैंने स्टार्टर कॉर्ड खींचा, इंजन चालू किया और हम आखिरकार अंधीन नीले पानी में आगे बढ़ गए। जियाओलू, जल्दी आओ, यहाँ एक चेस्ट है। जियाओमी की अचानक चीख ने खुले पानी की शांति को तोड़ दिया। उसकी नजर का पीछा करते हुए मैंने देखा कि लगभग 50 मीटर दूर लहरों पर लकड़ी का एक सप्लाई चेस्ट तैर रहा था। यह जानते हुए कि सुरक्षा के लिए पानी से बचाने वाला मोती मेरी जेब में सुरक्षित है, मैंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
मैं हिम्मत करके राफ्ट के किनारे से समुद्र में उतरा और उस चीज तक पहुंचने के लिए पानी में आगे बढ़ा। अचानक जियाओमी की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसने पानी की सतह के नीचे एक विशाल परछाई को तेजी से मेरी तरफ आते देखा। वह जोर से चिल्लाई, साओलू, सावधान! पानी में कुछ है। इससे पहले कि मैं उसकी चेतावनी को पूरी तरह समझ पाता, गहरे पानी से एक मोटा नारंगी लाल टेंटेकल निकला, जिस पर हिलते डुलते सकर्स लगे थे। उसने मुझे कसकर जकड़ लिया और सीधे बर्फीले समुद्र में नीचे खींच लिया। अंधेरे पानी में डूबा हुआ मेरे फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे। मैंने घबराहट पर काबू पाया और जल्दी से एक योजना बनाई। मैंने अपने इंटरफेस को एक्सेस किया और हमारे लिंक के जरिए जियाओ से कहा कि वह मुझे तुरंत पुरानी तलवार दे। हथियार मेरे हाथ में आ गया और मैंने फैसले के साथ नीचे की ओर वार किया। हड्डी से बनी तलवार की धार को मुझे जकड़ने वाले रबर जैसे टेंटेकल में गहराई तक धंसा दिया। असहनीय दर्द से बौछलाकर छिपे हुए ऑक्टोपस ने अपनी पकड़ रीली की, अपनी विशाल चोंच खोली और सीधे मेरे चेहरे पर गहरे काले रंग की स्याही की एक मोटी बौछार छोड़ी। मैं पूरी तरह से उस बदबूदार, गाढ़े पदार्थ से लथपथ हो गया था। मेरी त्वचा पर तुरंत ही जलन और चुभन महसूस होने लगी, जो इतनी भयानक थी कि मैं उस मॉन्स्टर का पीछा करने की बात ही भूल गया। हम फते हुए, मैं हड़बड़ी में वापस राफ्ट पर चढ़ा, बाकी सब कुछ नजरअंदाज किया और सीधे हमारे पानी साफ करने वाले टब में कूद गया। शरीर पर चिपकी स्याही को रगड़कर हटाने में काफी समय लगा। जब मैं आखिरकार पानी से बाहर निकला, तो नुकसान भयानक था। स्याही ने एक तेज एसिड की तरह काम किया था, जिससे मेरा मांस गल गया था और मेरी त्वचा पर कच्चे, रिश्ते हुए घाव हो गए थे। इससे पहले कि मैं अपने बगल में खड़ी डरी हुई लड़की को कुछ समझा पाता, शियाओ में झुकी, उसने मुझे अपनी बाहों में भरा और अपने होंठ मेरे होठों से सटा दिए। वह कुछ जोशीले मिनटों के बाद ही रुकी। जब वह पीछे हटी, तो मुझे अचानक एक बात का एहसास हुआ। वह असहनीय दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था और मेरे शरीर की सारी गलीसरी त्वचा पूरी तरह ठीक होकर रेशम जैसी मुलायम हो गई थी। मैं हैरानी से पलके झपकाने लगा। तुम्हारा टैलेंट, क्या यह सिर्फ मांस और खून को ठीक करने के लिए नहीं है? शियाओमे ने अपना मुंह पोंछा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मांस और खून को ठीक करना गंभीर, जानलेवा चोटों के लिए होता है, सिर्फ त्वचा के नुकसान के लिए नहीं। मुझे इतनी जबरदस्त चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वाह, यह तो कमाल है। मैं मुस्कुराया। एड्रेनालाइन के असर से मुझमें हिम्मत आ गई थी। फिर मुझे दोबारा ठीक करो। मैंने उसे करीब खींचा और हमने एक दूसरे को गले लगाया, शांत देख पर थोड़ी देर और प्यार किया। आखिरकार मेरे कपड़ों की हालत की सच्चाई ने मुझे हकीकत में वापस ला दिया। अपनी पैंट को नीचे देखा, जो स्याही से इतनी बुरी तरह गल गई थी कि पहनने लायक नहीं बची थी। मैंने सिस्टम इंटरफेस खोला और ट्रेडिंग एरिया में कपड़े ढूंढने लगा। दुर्भाग्य से बाजार बिल्कुल खाली था, बस कुछ लोग पुराने, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए कपड़े बेचने की कोशिश कर रहे थे। एक पल के लिए मैं बस तब में बैठा रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी शियाओ में चमड़े की एक साधारण सी स्कर्ट लेकर आई, जिसे उसने पूरी तरह से हमारी बची हुई शार्क की खाल से बनाया था। मैंने उसे तुरंत पहन लिया। हवा बहुत तेज चल रही थी और सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, लेकिन चलो, कुछ न होने से तो बेहतर ही था। शर्मिंदगी को झटक कर मैंने अपना ध्यान वापस इन्वेंट्री पर लगाया और शियाओ में से ऑक्टोपस के कटे हुए टेंटेकल्स ले लिए। जैसे ही लेनदेन पूरा हुआ, हार्वेस्ट टैलेंट ने चीजों की मात्रा कई गुना बढ़ा दी। मुझे तुरंत 50 बेहतरीन ऑक्टोपस लेग्स और 30 हाई ग्रेड ऑक्टोपस बॉल्स मिल गए। आइटम की डिटेल्स पढ़ते हुए मैंने एक अनोखा पैसिव इफेक्ट देखा। इन्हें खाने से सर्वाइवर के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा के लिए बढ़ सकती थी। उसे देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया, अगर शियाओ में इन्हें खाती है, तो बाद में मुझे मजा आ जाएगा। आखिर कल्पना करना ही समाधान है। मैंने सामान एक तरफ रखते हुए कहा, चलो डिनर में ऑक्टोपस बॉल्स खाते हैं। मैं वापस ट्रेडिंग एरिया देखने लगी। मैं चाहती थी कि जब तक मार्केट एक्टिव है, और भी कच्चा सामान खरीद लूं। आखिर अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल न करना बेवकूफ़ी होती। कुछ ज्यादा मात्रा में रिसोर्स देखकर मैंने 200 यूनिट कॉटन और 200 यूनिट पंख खरीदे, ताकि जब ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो तो हम डाउन जैकेट और मोटे कॉटन के कपड़े बना सके। लेनदेन पूरा होने के बाद मैंने देखा कि शियाओ में शेल्टर के किनारे छड़ी थी और दूर क्षितिज की ओर खाली नजरों से देख रही थी। मैं उसके पास गई और धीरे से पूछा कि क्या हुआ। शियाओमे ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। शियाओलू, तुम्हें क्या लगता है सिक्सी अभी कैसी होगी? मैंने दिलासा देते हुए उसके कंधे को दबाया। चिंता मत करो, शी लकी लड़की है। वह ठीक होगी,
इस बीच अंधीन समुद्र के एक बिल्कुल अलग सुनसान इलाके में एक युवा लड़की एक छोटे से राफ्ट पर जलती हुई कैंपफायर के पास सिमटकर बैठी थी। वह बिल्कुल ठीक थी और खुशी खुशी ग्रिल्ड ऑक्टोपस लेग का एक बड़ा चमकदार टुकड़ा चिकनी उंगलियों से खा रही थी। पता नहीं माँ और भाई शियाओलू कैसे होंगे, एकसी ने अपनी ठुड्डी पोंछते हुए खुद से बुदबुदाया। बेवकूफी भरा सर्वाइवल गेम। यह पूरे परिवार को एक ही जगह क्यों नहीं रख सकता था। हमारे राफ्ट पर तेजी से रात हो गई और समुद्र गहरे शांत अंधेरे में डूब गया। रात का खाना शांति से खाने के बाद ठंड से बचने के लिए मैंने शियाओमी को कसकर गले लगा लिया और हम दोनों तारों से जगमगाते आसमान को निहारने लगे। एक पल के लिए मुझे लगा कि ऐसी जिंदगी सच में इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें नींद आने वाली थी वह शांत माहौल अचानक बुरी तरह टूट गया। हमारी आंखों के सामने लगातार 3 गहरे लाल रंग के सिस्टम नोटिफिकेशन आए, साथ ही एक जोरदार आवाज भी हुई जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि अभी उस समुद्री इलाके में 1000 से कम लोग बचे हैं। कल आधी रात को इसे दूसरे समुद्री इलाकों के साथ मिला दिया जाएगा। आज राफ्ट पर जिंदा रहने का आपका छठा दिन है। उस अचानक आए डरावने नोटिफिकेशन ने मुझे पूरी तरह चुप करा दिया। मेरा दिमाग इसके नतीजों को समझने की कोशिश में उलझा हुआ था। मैंने जल्दी से ग्लोबल चैट चैनल खोला ताकि एक्टिव लोगों की लिस्ट देख सकूं। हमारे सेक्टर में जिंदा लोगों की कुल संख्या तेजी से कम हो रही थी। काउंटर असल समय में नीचे गिर रहा था। स्क्रीन पर डरे समय मैसेज की बार आ गई क्योंकि किसी ने वह सवाल टाइप किया जो सबके मन में था। आखिर हो क्या रहा है? इतने सारे लोग अचानक कहाँ चले गए? जहां ग्लोबल चैट में बचे हुए लोग घबराए हुए थे और गायब हुए लोगों की मौत की भयानक वजहों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, वहीं मैंने थोड़ा दरियादिल बनने और बचे हुए लोगों की मदद करने का फैसला किया। यह पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से नहीं था। आखिरकार अगर मुझे लंबे समय तक जिंदा रहना था तो मुझे रिसोर्स का लेन देन करने के लिए लोगों की जरूरत थी। मैंने मॉन्स्टर के हमले के बारे में एक पूरी जानकारी वाली चेतावनी टाइप की और उसे मेन चैनल में भेज दिया। साथ ही हमारे ताज़ा बने ऑक्टोपस डंपलिंग की एक साफ तस्वीर भी लगाई ताकि दिखा सकूं कि हम कितना अच्छा खाना खा रहे थे। चैट में तुरंत ही मेरी तारीफों की बार आ गई। बड़े भाई, प्लीज मुझे एक ऑक्टोपस डंपलिंग दे दो। मैं आपके लिए कस्टम वीडियो बना सकती हूँ। आप जो चाहे। एक यूजर ने बार बार मैसेज किया। मैं स्कूल की घंटी बजाने वाली लड़की थी, पता है। बस एक निवाला प्लीज। दूसरी ने गुजारिश की। मुझ में उत्सुकता जागी, इसलिए मैंने जेंगी नाम के यूजर का प्राइवेट मैसेज खोला। साथ में लगी प्रोफाइल फोटो को देखकर मैं बस एक फीकी हंसी हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था कि इस तबाही के समय में स्कूल की घंटी बजाने वाली लड़की के परिवार की हालत ठीक नहीं थी। उसके पास पहनने के लिए रंग के कपड़े भी नहीं बचे थे। कितनी दयनीय हालत थी। जाहिर है, एक क्लिक से फोटो सेव करने के बाद मैंने चैट इंटरफेस बंद कर दिया। मेरे पास इंटरनेट के ड्रामे के लिए समय नहीं था। मैं वापस कंबल के नीचे घुस गई और ठंड से बचने के लिए जियाओमी को कसकर पकड़कर गहरी नींद सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो दूर क्षितिज पर तैरता हुआ एक छोटा काला बिंदु तुरंत मेरी नजर में आया। मैंने मोटर चालू की और राफ्ट को सही जगह पर लाने के लिए उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही हम पास पहुंचे, राफ्ट पर लगे नए जादुई आकर्षक सपने वाले फीचर ने बिना किसी गड़बड़ के काम किया और पानी में तैर रहे लकड़ी के बक्से को खींचकर देख पर ले आया। मैंने मल्टीप्लायर एक्टिवेट करने के लिए उस बक्से को जियाओमी के साथ हमारे रेगुलर इंटरनल ट्रेडिंग लूप से गुजारा। बूस्ट मिलने के बाद मुझे सैनिटरी पैड के 10 पैक, अपने आप साइज एडजस्ट करने वाली जीन्स, हवा और पानी से सुरक्षित रहने वाला लाइटर और लेडी नाम की एक डिजिटल वीडियो फाइल मिली। मैं उलझन में उस मीडिया फाइल को देखती रही। मुझे सिर्फ लेडी गागा के बारे में पता है, तो यह लेडी क्या चीज है? मैंने सिर हिलाया और फाइल को एक तरफ फेंक दिया। हालांकि अपने आप साइज एडजस्ट करने वाली जीन्स ने मेरी सबसे जरूरी और असल समस्या हल कर दी। मैंने हवादार शार्कस्किन स्कर्ट उतारी और तुरंत जीन्स पहन ली। आखिरकार रगड़ लगने की तकलीफ से छुटकारा मिला। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा था। इसके बाद मैंने अपग्रेड्स देखने के लिए ट्रेडिंग ग्रुप खोला और मार्केट में कई नई चीजें देखी। मेरी नजर महिलाओं के नए कपड़ों की एक ट्रेड लिस्टिंग पर पड़ी। यह सोचकर कि जब से यह सर्वाइवल की मुश्किल घड़ी शुरू हुई है, जियाओमी को बिना अंडरवियर के रहना पड़ रहा था, मैंने तुरंत उसे लेने का फैसला किया और बदले में 30 यूनिट लकड़ी दी। हार्वेस्ट टैलेंट ने इस लेनदेन को और बेहतर बना दिया, जिससे महिलाओं के कपड़ों के 20 पूरे सेट और अंडरवियर के 3 प्रीमियम सेट मिले। सबसे अच्छी बात यह थी कि अपग्रेड से हमेशा साफ रहने का फीचर भी मिल गया।
ये कपड़े कभी गंदे नहीं होंगे और नहीं इनमें कभी बदबू आएगी, चाहे इन्हें कितने भी समय तक पहना जाए। जियाओमे की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत एक बढ़िया ट्रैकसूट उठाया, शेल्टर में गई और उसे पहन लिया। जब वह बाहर निकली तो उसने राहत की सांस ली। आखिरकार अब मैं थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। कुछ मिनटों बाद एक सर्वाइवर का डायरेक्ट मैसेज आया जो पानी साफ करने वाले एक रहस्यमय कटोरे का ट्रेड करना चाहता था। यूजर ने दावा किया कि यह आइटम मेरे लिए पक्का फायदेमंद होगा और इसकी बहुत तारीफ की। उत्सुक होकर मैंने रिस्क लेने का फैसला किया। मैंने हिम्मत जुटाई और डील पक्की करने के लिए पानी साफ करने वाली अपनी 20 कीमती गोलियां ऑफर की। बाउंटीफुल हार्वेस्ट एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने आवाज दी, बधाई हो, आपको 10 ब्लाइंड बॉक्स मिले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि उन्हें खोलने पर एक बड़े ग्लोबल पूल से पूरी तरह रैंडम इनाम मिलेंगे। उत्साहित होकर मैंने जल्दी से जियाओमे को बुलाया ताकि हम उन्हें एक साथ खोल सके। सबसे पहला बॉक्स खुला और एक सिंगल यूज कॉम्बैट स्किल कार्ड फायरबॉल में बदल गया। यह देखकर कि हमारी शुरुआत जबरदस्त रही है, देख से मानो मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी निकल रही थी, मैंने उत्सुकता से दूसरा ब्लाइंड बॉक्स खोला। बॉक्स तेज रोशनी के साथ खुला, लेकिन उसमें काम की कोई चीज नहीं निकली। वह आइटम पूरी तरह बेकार था। मैं खाली प्रोफम्प्ट को घूरता रहा, मन में गहरा व्यंग्य उमड़ रहा था। यह ब्लाइंड बॉक्स खोलना तो बहुत ही बढ़िया है। सच कहूँ तो मैं इस सिस्टम को इस साल स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में कॉमेडी एक्ट के लिए जरूर भेजूंगा। यह न मानते हुए कि मेरी बदकिस्मती बनी रहेगी, मैंने बाकी कंटेनर खुद ही खोले। बधाई हो, आपको फुट मसाज मास्टर स्किल कार्ड मिला। बधाई हो, आपको एक्यूपंक्चर और मसाज मास्टर स्किल कार्ड मिला। मैं हवा में तैरते चमकते टेक्स्ट को देखता रह गया, मेरा मुंह छुला का खुला रह गया। सच में, अरे यार, मुझे कुछ अटैक करने वाली स्किल्स तो दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं समुद्र के बीचों बीच एक लग्जरी फुट स्पा खोलूं? जिंदगी एक सूप है और मैं एक कांता हूं। अपनी किस्मत से परेशान होकर मैंने बाकी बॉक्स जियाओमे को सौंप दिए और उससे कहा कि अब तुम संभालो। उसे काम अच्छी तरह समा आ गया था। उसकी किस्मत ही अलग थी। उसने एक के बाद एक कई कार्ड खोले, एक सिंगल यूज कुकिंग स्किल कार्ड, एक सिंगल यूज आइस स्पाइक स्किल कार्ड, एक परमानेंट कमजोरी पहचानने वाली स्किल कार्ड, एक परमानेंट मानसिक शांति वाली स्किल कार्ड और एक पैसिव परमानेंट ब्लड लस्ट स्किल कार्ड। मैंने उनकी उपयोगिता जांचने के लिए 3 परमानेंट स्किल कार्ड उठाए। कमजोरी पहचानने वाली स्किल से शुरुआत की। एक्टिवेट होने पर यह अपने आप दुश्मन की अहम बनावट या शारीरिक कमजोरियों को मार्क कर देता है। उन खास जगहों पर हमला करने से दोगुना क्रिटिकल डैमेज होता है। मेंटल सूट आसान था, जिससे यूजर अपनी थकी हुई मानसिक ऊर्जा को तेजी से वापस पा सकता था। आखिर में मैंने ब्लड लस्ट की डिटेल्स देखी। ज्यादा ऊर्जा वाला खाना खाने से यूजर की हेल्थ तेजी से ठीक हो सकती थी और शरीर की नेचुरल क्षमता से ज्यादा जो भी हीलिंग होती वह अंदर ही जमा होकर खून की बूंदों ब्लड बीड्स में बदल जाती। अगर यूजर कभी एनीमिया का शिकार होता या बुरी तरह घायल हो जाता तो ये खून की बूंदें अपने आप घुल जाती और तुरंत हेल्थ ठीक कर देती। बिना सोचे समझे मैंने ब्लड लस्ट और मेंटल सूट कार्ड सीधे जियाओमे को दे दिए। आखिर अगर मैं जियाओमे के करीब आना चाहता था और लंबे समय तक जिंदा रहना चाहता था तो मुझे उसकी सेहत और मजबूती का ध्यान रखना था। फिर मैंने खुद वीकनेस परसेप्शन स्किल कार्ड को तोड़ा और उससे मिली जानकारी को अपना लिया। जैसे ही साफ साफ देखने की एक ठंडी लहर मेरी नजरों में दौड़ गई। जैसे ही स्किल मेरे स्टेटस में शामिल हुई, राफ्ट के ऑटोलूट फीचर ने आवाज की और लहरों से एक और लकड़ी का बक्सा खींच लिया। अपने पुराने रूटीन के हिसाब से मैंने जियाओमे के साथ अपने इंटरनल ट्रेड लूप के जरिए सामान का लेनदेन किया। नतीजा बहुत फायदेमंद रहा। हमें ऑटोमेटिक डिफेंस हार्पून का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट, 10 हाइड्रोपोनिक टमाटर के बीज और 30 आलू के बीज मिले। मैंने ऑटोमेटिक हार्पून बनाने के लिए जरूरी सामान की लिस्ट देखी और तुरंत रॉ कंपोनेंट्स खरीदने के लिए पब्लिक ट्रेडिंग एरिया में चला गया। इन्वेंट्री में सामान आने के बाद मैंने क्राफ्टिंग शुरू की। मैंने बनाने में लगने वाले समय को कम करने के लिए अपने मैकेनिकल एक्सेलरेटर को उठाया। लेकिन जैसे ही मैं यूज पर क्लिक करने वाला था, मुझे एक बात सूझी। एक्सेलरेटर को मेरे टैलेंट से कभी बूस्ट नहीं किया गया था। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा और सिस्टम फिल्टर से गुजारने के लिए तुरंत जियाओमे के साथ एक क्विक ट्रेड शुरू किया। आखिरी नतीजा मेरी सोच से कहीं ज्यादा जबरदस्त था। टैलेंट की वजह से वह एक चीज बदल गई और 950 घंटे के स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन टाइम और 10 एडवांस्ड एक्सेलरेटर में बदल गई। मैंने अपग्रेड किए गए आइटम के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक किया। एडवांस्ड एक्सेलरेटर आपके पर्सनल समय को 1 मिनट के लिए 10 गुना तेजी से बढ़ा सकता है। अरे बाप रे!
इसके टैक्टिकल इस्तेमाल के बारे में सोचकर मेरा दिमाग चकरा गया। क्या यह लगभग अजेय नहीं है? लड़ाई में 10 गुना स्पीड बूस्ट का मतलब है कि पूरी दुनिया स्लो मोशन में चलती हुई दिखेगी, जैसे कोई पागल मुस्कुरा रहा हो। मैंने हमारे नए डुप्लीकेट किए गए स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन टाइम का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके सीधे ऑटोमेटिक हार्पून बनाया और देखा कि हथियार कुछ ही सेकंड में देख पर अपने आप असेंबल हो गया। बधाई हो, आपको ऑटोमेटिक डिफेंस हार्पून मिल गया। सिस्टम का टेक्स्ट हवा में तैर रहा था, जो इसके सफल निर्माण की पुष्टि कर रहा था। ब्लूप्रिंट की स्पेसिफिकेशंस के अनुसार इसे हमारे प्लेटफॉर्म के किनारे पर सीधे लगाया जा सकता था ताकि एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड वार्निंग जोन बनाया जा सके, जो किसी भी दुश्मन के इरादे का पता चलते ही तुरंत तेज रफ्तार से हमला कर सके। मेरी आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। वाह! पेट्रोलिंग और हमला दोनों एक ही चीज में शामिल थे। सच में, भविष्य में मुझे ऐसे और भी लेजेंडरी गियर दे। हमारे बेसिक हथियार सुरक्षित होने के बाद मैंने अपना ध्यान वापस अपने मुख्य बेस पर लगाया। ओशन गेम की असली मुश्किलों का सामना करने से पहले अपनी कुल सुरक्षा को काफी मजबूत करने के लिए मैंने राफ्ट को एक बार फिर अपग्रेड करने का फैसला किया। मैंने सिस्टम की जरूरतों को देखा। लेवल 5 राफ्ट अपग्रेड के लिए जरूरी सामान 200 लकड़ी, 50 रस्सी, 20 लोहा, 100 तार, 50 तांबे की कीले, 20 चमड़ा, 3 मैकेनिकल कोर। रिसोर्स जमा करने की आदत की वजह से मेरे पास सब कुछ मौजूद था और मैंने तुरंत स्ट्रक्चरल बदलाव शुरू कर दिया। लकड़ी का प्लेटफॉर्म तेजी से फैलने लगा, भारी मैकेनिकल आवाजों के साथ अपनी जगह पर सेट और लॉक हो गया। नए बने लेवल 5 राफ्ट में अब एक खास इंटीग्रेटेड वर्कबेंच था, जिससे हमें कच्चे सामान से बेसिक सर्वाइवल हथियार खुद बनाने की सुविधा मिल गई। और तो और, बेस ने एक खास यूटिलिटी स्किल, चमिंग, भी अनलॉक कर दी। एक्टिवेट होने पर, यह स्किल पानी में एक खास तरह का साउंड और केमिकल सिग्नल छोड़ती थी, जिससे हमारे कोऑर्डिनेट्स पर हर तरह के समुद्री शिकार को खींचना काफी आसान हो जाता था। इसे दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था, हालांकि एक चमकते हुए लाल रंग के सबटाइटल ने चेतावनी दी। चेतावनी, इस स्किल का इस्तेमाल करने में गंभीर जोखिम शामिल है। कृपया पूरी सावधानी से इस्तेमाल करें। इसके बाद, मैंने बचे हुए सामान का इस्तेमाल करके कुकिंग स्टोव असेंबल किया और सफलतापूर्वक अपने कुकिंग इंटरफेस में 2 ऑटोमेटेड रेसिपी अनलॉक की, ग्रिल्ड फिश और कटी हुई मिर्च वाली मछली का सिर। कुछ ताज़ा खाने का मन हुआ, तो मैंने तुरंत ग्रिल्ड फिश बनाने के लिए कुछ कच्चे फिलेट्स आग पर रखे और जियाओमे को चखने के लिए बुलाया। मैंने देखा कि उसके लाल होंठ हल्के से हिल रहे थे जब वह अच्छे से मसालेदार मीट को धीरे धीरे चबा रही थी। अचानक, गर्मी की एक तेज लहर मेरे निचले पेट तक पहुंची, जिससे मेरी जीभ बहुत टाइट लगने लगी। माहौल एकदम रोमांटिक हो गया था और मैं खुद को रोक नहीं पाया। जियाओमे, हिलना मत, मैंने उसके पास झुकते हुए धीरे से कहा। मुझे तुम्हारा मुंह पोंछने दो। इससे पहले कि उसे पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उसके करीब आकर उसे गहराई से किस किया। जब मैं पीछे हटा, तो जियाओमे का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने मुझे बिना किसी असली गुस्से के घूरा। तुम हमेशा गलत काम करने के बारे में सोचते रहते हो। मैं धीरे से हंसा और उसे शरारती मुस्कान दी। यह गलत काम कैसे हुआ? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोज किस करने से इंसान की उम्र काफी बढ़ सकती है। उसने मजाक में एक भौं ऊपर उठाते हुए अपने हाथ बांध लिए। किस एक्सपर्ट ने ऐसा कहा? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। एक्सपर्ट ने कहा, मैंने आसानी से जवाब दिया। डिंग डोंग। एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज ने हमारी बातचीत रोक दी। मैंने अपना इंटरफेस खोला और देखा कि मेरे पुराने रूममेट का एक डायरेक्ट मैसेज आया है। वह अपने राफ्ट पर मुश्किल में था और कुछ ठोस खाने के बदले एक फालतू चीज का ट्रेड करना चाहता था। उसने जो चीज लिस्ट की थी, उसे देखकर मैं तुरंत शर्तों के लिए मान गया और उसकी लिस्टिंग के बदले ब्रेड के 3 लोफ दे दिए। आखिरकार, अब लकड़ी की छड़ी से सफाई नहीं करनी पड़ेगी। वह सच में बहुत बुरा और बर्बर अनुभव था। मैं गर्व से शेल्टर की ओर बहा, टॉयलेट पेपर के 10 नए रोल लेकर, और उन्हें जियाओमे के सामने ऐसे पेश किया जैसे कोई शानदार खजाना हो। जियाओमे, यह देखकर बहुत खुश हुई कि मेरे हाथ में क्या था। उसने मेरे गले में हाथ डाले और मेरे गाल पर एक प्यारा, यादगार किस किया। पूरी तरह संतुष्ट होकर,
हम अपने स्लीपिंग बैग में घुस गए और एक दूसरे की बाहों में शांति से सो गए। अगली सुबह शेल्टर के अंदर घुसती हुई कड़ाके की ठंड ने हमें जोर से जगा दिया। कभी साफ और चमकदार आसमान अब गहरे बैंगनी रंग का हो गया था और दम घोंटू बादलों से भरा था, जबकि तेज और बर्फीली हवाएं समुद्र की सतह पर जोरों से चल रही थी। हमारी नजरों के सामने एक बड़ा सा ग्लोबल बैनर चमका। शुरुआती ट्रायल शुरू होने वाला है। सब लोग तैयार हो जाओ। यह ट्रायल आधी रात तक लगातार चलेगा। इससे पहले कि मैं सिस्टम नोटिस की बारीक बातें पढ़ पाता, दूर समुद्र में पानी में जोरदार हलचल हुई और पानी उछलने लगा। काले त्रिकोणीय फिन पंख वाला एक पूरा होंठ उफनती लहरों को चीरता हुआ सीधे हमारे राफ्ट की ओर बढ़ रहा था। वे तेजी से आ रहे थे। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने एक हाथ में अपना लंबा हुक और दूसरे हाथ में पुरानी हड्डी की तलवार कसकर पकड़ ली। खतरे का सामना करने के लिए मैं फिसलन भरे डेक पर बाहर निकला। तेज और घातक वार करते हुए मैंने कमजोरी पहचानने की स्किल का इस्तेमाल करके शिकारी के कमजोर हिस्सों का पता लगाया और हमारे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करने वाली हर शार्क को एक एक करके मार गिराया। जब तक पानी पूरी तरह से लाल हुआ, तब तक हम लड़ाई जीत चुके थे। विशालकाय शवों को हमारे स्टैंडर्ड इंटरनल थ्रेड मल्टीप्लायर से प्रोसेस करने के बाद जो नतीजा मिला वह हैरान करने वाला था। मुझे प्रीमियम शार्क फिन सूप की 7 बोतलें, कच्चा शार्क मीट देव 1000 हिस्से और मजबूत शार्क की खाल की 600 यूनिट्स मिली। इस पूरी मशक्कत से मेरी मांसपेशियां जलने लगी और मेरा शरीर पूरी तरह थक गया था। मैंने जल्दी से नई मिली शार्क फिन सूप की बोतल का ढक्कन खोला और अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसे एक ही बार में पी गया। सांसें सामान्य होने पर मैंने वह रेयर वेपन प्यूरिफिकेशन कार्ड निकाला जिसे हमने बचाकर रखा था और उसे सीधे अपनी हड्डी वाली तलवार पर इस्तेमाल किया। तलवार ने कार्ड की ऊर्जा को सोख लिया और बदलने से पहले जोरदार रंग से चमकने लगी। बधाई हो, आपको सफलतापूर्वक एक रेयर रुई प्राचीन तलवार मिल गई है। नए हथियार के आंकड़ों के अनुसार अब मैं अपनी मानसिक ऊर्जा से इसके आकार और लंबाई को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। ब्लेड जितना लंबा और बड़ा होता, उसे उतना ही ज्यादा रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर बोनस मिलता। हालांकि जैसे जैसे वजन बढ़ता, उसकी कुल धार उसी अनुपात में कम हो जाती। फिर भी इसकी बहुमुखी प्रतिभा जबरदस्त थी। तभी ग्लोबल चैट चैनल पर अफरातफरी मच गई क्योंकि ट्रायल ने कम तैयारी वाले बचे हुए लोगों पर बुरा असर डाला था। क्या कोई मुझे हथियार उधार दे सकता है? एक यूजर बुरी तरह घबराकर चिल्लाया। एक शार्क ने अभी अभी मेरा प्लेटफॉर्म तोड़ दिया और मेरा भाला ले गई। प्लीज, बचाव का मुख्य जरिया खो चुके खिलाड़ियों की बेताब भीड़ को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। यह एक बेहतरीन बिजनेस का मौका था। मैं तुरंत नए खुले वर्कबेंच के पास गया और तेजी से चीजें बनाने लगा। 15 मिनट बाद हमारे पास मौजूद ढेर सारे सामान का इस्तेमाल करके मैंने 10 भारी स्टील की मैचेती, बड़ी छुरी और 10 मजबूत लंबे भाले तैयार कर लिए। घबराहट का फायदा उठाने के लिए मैंने तुरंत उन्हें पब्लिक ट्रेड एरिया में डाल दिया और साथ में एक आकर्षक कैप्शन भी लिखा, सीमित मात्रा, पहले आओ पहले पाओ। जैसे ही लिस्टिंग लाइव हुई, मेरा नोटिफिकेशन ट्रे हजारों प्राइवेट मैसेज से भर गया। मैंने ऊपर दिख रहे एक जाने पहचाने पिगटेल अवतार चोटी वाली लड़की को नजरअंदाज करने का मन बना लिया था, लेकिन तभी मेरी नजर उन खास चीजों पर पड़ी जो वह बदले में दे रही थी। उसने सोलर पावर्ड लिटिल सन का ब्लूप्रिंट और एक हाईटियर स्किल ब्लाइंड बॉक्स लगाया था। जाहिर है, अपनी आम सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए उसने डील को और आकर्षक बनाने के लिए एक भड़काऊ फोटो और 30 सेकंड का प्रीव्यू वीडियो भी साथ में लगाया था। एक क्लिक से फोटो और वीडियो को अपने लोकल स्टोरेज में सेव करने के बाद मैंने ट्रांजैक्शन पूरा किया। मैंने लिटिल सन, ब्लूप्रिंट और स्किल ब्लाइंड बॉक्स के बदले हमारे बहुत जहरीले रेडिएशन वाले वेस्ट वाटर की 5 बोतलें दी। बचाव का इतना घातक हथियार पाकर वह इतनी शुक्रगुजार थी कि उसने तुरंत 2 और खास फोटो भेजी। उसने मेरी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही चैट लॉग में मुझे बेरहम शैतान भी कहा। मैं बस हंसा और हमारी नई लूट को देखने के लिए मेनू बंद कर दिया। मैंने जोर से कहा, सोचना भी मत कि तुम मेरा ध्यान भटका सकती हो, और ऐसा दिखाया जैसे उस पिगटेल वाली लड़की के भड़काऊ मैसेज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे पक्के इरादे के बावजूद मेरी उंगलियां अपने आप चली और मैंने फिर भी मीडिया फाइलों को सेव कर लिया। खैर,
ट्रायल के आखिरी दौर की घबराहट का फायदा उठाते हुए मैंने मार्केट में ट्रेडिंग का एक और तेज राउंड शुरू किया। बेताब खिलाड़ियों ने मेरी लिस्टिंग के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और मैंने सफलतापूर्वक कई चीजों के ब्लूप्रिंट हासिल कर लिए। एक मल्टी एनर्जी लिटिल सन, एक हाई लेवल स्किल ब्लाइंड बॉक्स, एक इंजीनियरिंग क्रॉसबो, एक इंजीनियरिंग हथौड़ा, एक बॉम्ब डार्ट, एक हाई लेवल रिसाइकलिंग बिन और एक लेजर वाटर गन। इससे पहले कि मैं उस विशाल डिजिटल हॉल में चीजों को ठीक से देख पाता, जियाओमी की तेज आवाज गूंजी, बाईं ओर से स्वॉर्डफिश हमला कर रही है। मैंने तुरंत अपना हथियार उठाया और लड़ने के लिए चिकनी लकड़ी पर पैर जमाकर तैयार हो गया। किसे पता था कि इन स्वॉर्डफिश में जरा भी सम्मान नहीं होता। एक एक करके हमला करने के बजाय उन्होंने तालमेल बिठाया और एक जबरदस्त ग्रुप अटैक शुरू किया। वे हर तरफ से चांदी की मिसाइलों की तरह पानी से बाहर निकले। जानलेवा खतरे को भांपते हुए मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और एक हाई स्पीड कार्ड इस्तेमाल किया। तुरंत ही दुनिया की रफ्तार धीमी हो गई। उछलती हुई स्वॉर्डफिश ऐसी लग रही थी जैसे वे स्लो मोशन में चल रही हो, मेरी आंखों के सामने हवा में ही जम गई हो। मैंने जबरदस्त तेजी से हमला करना शुरू किया और उन्हें एक एक करके रोकना शुरू किया। स्वॉर्डफिश सीधे राफ्ट पर गिरी, उनके शरीर चमकते हुए हाई ग्रेड मछली के मांस और साफ हड्डियों के हेर में बदल गए। स्पीड बफ के एक्टिव रहते हुए फायदा उठाते हुए मैंने हिम्मत करके समुद्र में छलांग लगाई ताकि हमारे घेरे के आसपास के पानी को साफ करने के लिए उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकूं। तभी समुद्र की तलहटी में छिपे एक और बिन बुलाए मेहमान से मेरा सामना हुआ। धुंधली गहराइयों से एक विशाल ऑक्टोपस निकला, वही वाला जिसके हाथ हमारी पिछली लड़ाई में कट गए थे। उसके अचानक और बदले की भावना से भरे आने से मेरा तालमेल पूरी तरह बिगड़ गया। यह समझते हुए कि एक विशाल क्रैकन के खिलाफ पानी के नीचे रणनीतिक लड़ाई लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने तेजी से तैरकर राफ्ट की सुरक्षा में वापसी की ताकि कोई रणनीति बना सकूं। हाल ही में मिले हथियारों के ब्लूप्रिंट को याद करते हुए मैंने अपना क्राफ्टिंग मेनू खोला और बम डार्ट्स और भारी लेजर वाटर गन बनाने के लिए तेजी से सिस्टम एक्सेलरेटर का इस्तेमाल किया। नीचे गुस्से में भरा ऑक्टोपस अपने विशाल शरीर को हमारे राफ्ट के निचले हिस्से पर पटकने लगा, जिससे पूरा प्लेटफॉर्म बुरी तरह से एक तरफ झुकने लगा। उसे करने दो जो वह कर रहा है, मैंने खुद से कहा, अपने बूट्स को डेक पर जमाते हुए। मैंने नए बने बम डार्ट्स की जबरदस्त बौछार सीधे पानी में की और उसके तुरंत बाद लेजर वाटर गन से तेज बीम छोड़ी। धमाके और गर्मी के मिलेजुले हमले ने पानी की लहरों को चीर दिया और आखिरकार उस विशाल ऑक्टोपस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब उसके विशाल टेंटेकल्स रीले पड़कर सतह पर तैरने लगे, तब भी मैंने जरा भी रील नहीं बरती, पूरी तरह सतर्क रहा और उबलते हुए समुद्र को ध्यान से देखता रहा। अचानक क्षितिज पर एक बड़ा सुनहरा सिस्टम बैनर दिखाई दिया। शुरुआती ट्रायल में सफल होने पर बधाई। कल सुबह से आपको और भी मुश्किल सर्वाइवल टेस्ट का सामना करना होगा। जो ग्लोबल चैट एरिया पहले बिल्कुल शांत था, वह अचानक फिर से जीवंत हो उठा, क्योंकि बचे हुए लोगों ने उस खतरनाक संघर्ष से बच निकलने का जश्न मनाया। वाह, आखिरकार मैं बच गया, एक यूजर ने खुशी से कहा। वह ऑक्टोपस बहुत खतरनाक था, मैं तो लगभग पागल ही हो गया था। दूसरे ने लिखा, क्या वह आदमी ट्रेडिंग कर रहा है? एक जानाब चना एंडल दिखाई दिया। टेंटिकल मॉन्स्टर्स वाला बिल्कुल नया कस्टम वीडियो अब उपलब्ध है। मैंने बस अपना सिर हिलाया। कुछ लोगों की हिम्मत तो देखो। तभी मेरे और जियाओमे के सामने एक खास सुनहरी सूचना दिखाई दी। विशाल ऑक्टोपस राजा को मारने पर बधाई। इनाम 2 टैलेंट अपग्रेड कार्ड, 2 प्रीमियम स्किल चेस्ट, 1 बिना शर्त राफ्ट अपग्रेड कार्ड, 1 रैंडम राफ्ट स्किल कार्ड, 1 भविष्य देखने वाला टेलीस्कोप। सिस्टम प्रॉम्प्ट, क्या आप इस उपलब्धि की घोषणा ग्लोबल सर्वर पर करना चाहते हैं? अगर मैंने घोषणा नहीं की तो मैं बस एक मजाक बनकर रह जाऊंगा, मैंने सोचा। उन्हें देखने दो, ये इनाम और भी जोरदार होने दो। मैंने कन्फर्म बटन दबाया और हमारी जीत की खबर बाकी सभी खिलाड़ियों तक पहुंचा दी। अपनी तय योजना के अनुसार मैंने जियाओमे से कहा कि वह इन खास इनामों को सीधे मुझे ट्रेड करे ताकि मल्टीप्लायर का फायदा मिल सके। टैलेंट में अभूतपूर्व तेजी से चमक आई। टैलेंट बूस्ट के असर के बाद मेरी इन्वेंट्री में मौजूद चीजें शानदार रंग से बदल गईं। मुझे 2 टैलेंट प्यूरिफिकेशन कार्ड, 2 अनोखे स्किल चेस्ट, 1 बिना शर्त राफ्ट प्यूरिफिकेशन कार्ड, 1 रैंडम एडवांस्ड राफ्ट स्किल कार्ड और 1 हाईटेक सैटेलाइट टेलीस्कोप मिला। अपनी ताकत को अधिकतम करने की बेताबी में मैंने सीधे एक टैलेंट प्यूरिफिकेशन कार्ड उठाया और उसे अपने कैरेक्टर प्रोफाइल पर इस्तेमाल किया। मैंने ऊर्जा के विस्फोट के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इंटरफेस में कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरी उलझन देखकर जियाओमे ने एक छोटा सा टेस्ट ट्रेड करने का सुझाव दिया ताकि यह पता चल सके कि टैलेंट के मूल आंकड़े बदले हैं या नहीं। मैं सहमत हो गया और एक रैंडम लिस्टिंग से कच्ची लकड़ी की 2 यूनिट के बदले एक बेसिक बोतल शुद्ध पानी का ट्रेड किया। सामान इकट्ठा करने के बाद मैंने उससे कहा कि वह इसे मुझे वापस ट्रेड करे। टैलेंट हार्वेस्ट एक्टिवेट हो गया। लकड़ी के तख्ते की सप्लाई ने दुर्लभ 100 गुना बढ़ोतरी को ट्रिगर किया।
बधाई हो, आपको एडवांस्ड ड्रैगन स्लेइंग लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। इसकी पैसिव प्रॉपर्टी आक्रामक समुद्री जीवों के हमले की संभावना को काफी कम कर देती है। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा और मैं उत्साह के साथ जियाओमे की ओर मुड़ा और कहा, अब मुझे हर चीज में पक्का 100 गुना बूस्ट मिल सकता है। अपना टैलेंट कंफर्म होने के बाद मैंने दूसरा टैलेंट स्किल कार्ड शियाओमे को दिया और उससे कहा कि वह इसे खुद पर इस्तेमाल करे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप बटन को एक्टिव कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। जैसे ही उसने कार्ड तोड़ा, शेल्टर के अंदर की हवा अचानक मीठी और ताजी बारिश जैसी खुशबू वाली हो गई। शियाओमे के पूरे शरीर से हल्की, सुनहरी और जादुई चमक निकलने लगी। उसने अपने हाथों को देखा, मुस्कुराई और फिर अपनी एक चमकती हुई उंगली से मेरे हाथ को छुआ। तुरंत ही मुझे बहुत ज्यादा राहत महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई टॉप क्लास लग्जरी थेरेपिस्ट मुझे पूरे शरीर की मसाज दे रहा हो। यह बहुत आरामदायक था। मेरा टैलेंट भी बेहतर हो गया है, उसने अपना अपडेटेड स्टेटस स्क्रीन देखते हुए धीरे से कहा। दूसरों को ठीक करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करने के अलावा अब मैं खून पीकर तुरंत अपने टारगेट की शारीरिक ताकत, मानसिक शक्ति और कुल ऊर्जा को बहाल कर सकता हूं। मैं इस टैलेंट अपग्रेड से काफी खुश था। आखिरकार जब दुनिया खत्म हो रही हो तो अपनी प्यारी खुशबूदार गर्लफ्रेंड को गले लगाकर शांति से सोने से बेहतर कुछ नहीं है। इसके बाद मैंने शियाओमी से यूनिक स्किल चेस्ट खुलवाए क्योंकि रैंडम ड्रॉप्स के मामले में मेरी किस्मत सच में बहुत खराब थी। उसने अपना चेस्ट बिना किसी दिक्कत के खोल लिया, लेकिन जब मैंने अपना चेस्ट खोलने की कोशिश की तो दूसरा चेस्ट कसकर बंद हो गया। मैंने लैच को कितना भी जोर से खोलने की कोशिश की, वह नहीं खुला। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और मन ही मन हर उस भगवान और बुद्ध से प्रार्थना की जिन्हें मैं जानता था। और फिर आखिरी बार कोशिश की। लॉक की आवाज आई। बधाई हो, आपको यूनिक स्किल मिली। मरते मरते कोशिश करना, डाई ट्राइंग। स्किल का विवरण, अभी आपके पास जो कुछ भी है उसे पूरी तरह जला दे। हेल्थ, एनर्जी और स्पिरिट का इस्तेमाल करके 10 मिनट के लिए 100 गुना विस्फोटक शक्ति मल्टीप्लायर पाए। यह एक दोधारी तलवार जैसा था। मुड़कर शियाओमी का नया स्किल कार्ड देखा। उसे भी बहुत जबरदस्त स्किल मिली थी। यूनिक स्किल, मौत से गुजरना, लाइव थ्रू डेथ। स्किल का विवरण, यूजर पहले से ही पुनर्जीवन मास, रिसरेक्शन फ्लैश तैयार कर सकता है। पुनर्जीवन मास का एक टुकड़ा खाने से खाने वाले को एक बार मौत से बचने की शक्ति, डेथ इम्यूनिटी, मिलती है। ध्यान दे, पुनर्जीवन मास बनाने के लिए यूजर को अपने ही सक्रिय खून की बहुत बड़ी मात्रा, लगभग जानलेवा मात्रा, का इस्तेमाल करना पड़ता है। शियाओमी की नई पुनर्जीवन क्षमता की भारी कीमत के बारे में पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगाया ताकि उसे पता चले कि वह इस दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने में अकेली नहीं है। हालात बदलने और अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए मैंने अपना नया मिला हुआ बिना शर्त राफ्ट प्यूरिफिकेशन कार्ड निकाला और उसे सीधे देख पर कुचल दिया। तुरंत ही लकड़ी के तख्ते चरमराए और हमारे पैरों के नीचे जोर से हिलने लगे। मुझे लगा कि मेरी नजर का दायरा तेजी से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वह साधारण राफ्ट खुद को तोड़कर अलग कर रहा था और पूरी तरह से अलग चीज में बदल रहा था और फैल रहा था। यह बदलाव अद्भुत था। मैंने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोला ताकि अपने अपडेटेड घर स्ट्रॉन्गहोल्ड के आंकड़े देख सकूं। फिशिंग बोट लेवल 0, डायमेंशन 5 मीटर x 18 मीटर, ड्यूरेबिलिटी 5000। खास असर, मौसम का असर नहीं, वेदर प्रूफ। स्किल, ग्राउंड बेटिंग की जा सकती है दिन में एक बार। यात्रा शुरू करें। सही दिशा तय करने के बाद नाव 100 किलोमीटर प्रति घंटे की फिक्स्ड स्पीड से तेजी से चलेगी। यह लगातार 3 घंटे तक चलेगी। इससे दिन में ज्यादा से ज्यादा एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्टिव प्रॉपर्टी, कोई टक्कर का वॉल्यूम नहीं। इक्विपमेंट, एडवांस्ड ऑटोमेटिक डिफेंस हार्पून, एडवांस्ड स्पीड बोट मोटर। स्ट्रक्चर, लेवल 1 वर्कबेंच, जिसका इस्तेमाल टूल्स और हथियार बनाने के लिए होता है। लेवल 1 स्टोव, अनलॉक की गई रेसिपी, ग्रिल्ड फिश, कटी हुई मिर्च वाली मछली का सिर। स्टोरेज लॉकर अनलॉक नहीं हुआ। इसने सच में मेरे लिए फिशिंग बोट को एकदम बेकार चीज में बदल दिया। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए सच में फोरम पर ट्रिपल लाइक मिलना चाहिए था। मैं बहुत खुश था। तभी मेरी नजर अपनी हथेली में रखे रैंडम एडवांस्ड राफ्ट स्किल कार्ड पर पड़ी और मेरी मुस्कान गायब हो गई। मेरी किस्मत कितनी खराब है, यह याद आते ही मेरा चेहरा गुस्से और निराशा से भर गया। क्या इस कार्ड का इस्तेमाल ऐसी नाव पर किया जा सकता है जो पहले ही इस टियर तक पहुंच चुकी है? मैंने गहरी सांस लेते हुए पूछा। चलो कोशिश करते हैं। शियाओमी ने धीरे से सिर हिलाकर हिम्मत बढ़ाई। मैंने चमकते हुए कार्ड को अपने पैरों के नीचे मौजूद फिशिंग बोट की मजबूत बॉडी पर छुआया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि कार्ड टूटकर बिखरा नहीं, बल्कि
उससे तेज चमकदार रोशनी निकलने लगी। बधाई हो, आपकी फिशिंग बोट को रैम्पेज नाम की एडवांस्ड स्किल मिल गई है। स्किल के बारे में बताया गया है कि यह 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय टारगेट पर जोरदार हमला करती है। हमले के दौरान नाव की बॉडी की ज्यादा से ज्यादा मजबूती 300% बढ़ जाती है। लड़ाई के बारे में यह डरावना विवरण पढ़कर मेरी सांस अटक गई। अरे बाप रे, मैं जोर से बोला। क्या यह चीन में बनी चीजों की मशहूर, कभी न टूटने वाली मजबूती है? यह तो कमाल है। आखिरकार मैंने अपना आखिरी बड़ा इनाम सैटेलाइट टेलीस्कोप उठाया। मैंने उसका डेटा स्ट्रीम देखा ताकि पता चल सके कि हम किस चीज के साथ काम कर रहे हैं। सैटेलाइट टेलीस्कोप नॉर्मल मोड में यूजर 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में चीजों को साफ साफ देख और ट्रैक कर सकता है। चार्ज्ड मोड में एक खास टारगेट चुना जा सकता है। एक बार लॉक होने के बाद टारगेट दुनिया भर में कहीं भी बिना किसी रुकावट के दिखाई देता है। दूरी की कोई सीमा नहीं होती। मैं उस शानदार हाईटेक लेंस को हैरानी से देखता रह गया। इतना जबरदस्त टेलीस्कोप गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इसे उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित रखना होगा। जियाओमी ने मेरे उसे निहारते रहने का इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत मेरे हाथों से टेलीस्कोप छीन लिया। इंटरफेस को चार्ज मोड में बदलकर उसने जल्दी से चियान की पर्सनल पहचान की जानकारी डाली और ग्लोबल सर्च शुरू कर दी। डिवाइस के कैलिब्रेट होने में कुछ तनावपूर्ण मिनट बीते। अचानक जियाओमी सुशी से चीखी और मुझे कसकर गले लगा लिया। वह मिल गई। वह लड़की असल में अभी हॉट पॉट खा रही है। वह बहुत आराम से रह रही है। उसे बहुत राहत महसूस हुई। ट्रायल का बचा खुचा तनाव आखिरकार उसके कंधों से उतर गया। मन शांत होने पर उसने अंदर जाकर आराम करने का फैसला किया और शुक्रगुजार होकर हमारे पानी साफ करने वाले टब में नहाने के लिए बैठ गई। आधे घंटे बाद वह पूरी तरह तरोताजा होकर बाहर निकली और मैं उसके ठीक बाद टब में कूदने के लिए बेताब था। गर्म पानी में डूबते हुए जियाओमी की हल्की मीठी खुशबू को महसूस करते हुए मैंने आराम से नहाना शुरू किया और पिछले 6 दिनों की थकान मिटा दी। नहाने के बाद मैंने खुद को पोंछा और सोने की जगह पर चला गया। मैंने खुशबूदार साफ सुथरी जियाओमी को अपनी बाहों में लिया और हम जहाज के हल्के हल्के हिलने के साथ सो गए। अगली सुबह उठने पर मैंने खुद को फिर से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया। मैंने सबसे पहले सैटेलाइट टेलीस्कोप उठाया। अपने आसपास की जगह को स्कैन करने के लिए देख पर निकला। मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से चियान चिन की ओर चला गया। इसलिए उत्सुकता में मैंने यह देखने के लिए चार्ज मोड चालू किया कि वह क्या कर रही है। किसे पता था कि लेस से एक नज़र देखने पर ही मेरे चेहरे पर इतनी जोरदार शर्म की लाली छा जाएगी। मैं वहीं जम गया। मेरा चेहरा तमतमा रहा था जब मैं फीड को देख रहा था। धत तेरे की, चियान सुबह सुबह इतनी जल्दी पूरी तरह नहा क्यों रही है? तुम क्या देख रहे हो? शियाओमी की आवाज आई जब वह केबिन से निकलकर मेरे पास आई। मैंने लेस से अपनी नजरें हटाई और जैसे ही मैंने उसे देखा मैं फिर से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी कोमल सौम्य नजर ने मुझे वहीं रोक दिया। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे अचानक जबरदस्त इच्छा हुई कि बस उसके पास जाऊं और उसे प्यार से काट लूं। उस इच्छा के आगे झुकते हुए मैं आगे बढ़ा, शियाओमी की कमर को कसकर अपनी बाहों में भरा और सुबह सुबह एक गहरे किस में हमारे होंठ जुड़ गए। आखिरकार जब हम अलग हुए तो मैंने ग्लोबल चैट चैनल खोला और देखा कि इस समय के हिसाब से वह इलाका असामान्य रूप से हलचल भरा था। फीड बिजली की रफ्तार से चल रही थी। पता चला कि बहुत सारे सर्वाइवर्स सुबह जल्दी उठे थे और उन्होंने देखा कि खून के प्यासे समुद्री जीव उनके प्लेटफॉर्म के चारों ओर घूम रहे थे और हिंसक अंदाज में उनका हालो कर रहे थे। घबराहट भरी डरावनी कहानियां पढ़कर मैंने पलकें झपकाई और बाहर हमारे बिल्कुल शांत स्थिर पानी को देखा। अगर बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो हम पर अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ? मैंने थोड़ी देर इस अजीब बात पर सोचा और फिर मुझे समझ आया। क्या यह उस एडवांस्ड ड्रैगनस्लेइंग लकड़ी के टुकड़े के पैसिव असर की वजह से हो सकता है जिसे हमने इस्तेमाल किया था? इससे पहले कि मैं और जांच कर पाता, आसमान थोड़ा काला हो गया और पूरे सर्वर पर एक जोरदार घोषणा गूंजी। पहले सिंक्रोनाइज्ड हमले से बचने के लिए बधाई। सर्वाइवल के नियम अब से और भी मुश्किल हो जाएंगे। सभी लोग कृपया अपने बेसलाइन अडेप्टेशन को देखने के लिए अपने पर्सनल एट्रीब्यूट पैनल खोलें। देख पर सिस्टम का वह डरावना संदेश गूंजते हुए सुनकर शियाओमी और मैंने एक दूसरे की आंखों में देखा। हमारा मजाकिया मूड तुरंत गायब हो गया। बिना कुछ कहे हमने तुरंत अपने अपने पर्सनल एट्रीब्यूट पैनल खोले ताकि देख सके कि गेम के अगले चरण के लिए हमें क्या मिला है। वाह, तुम्हारा स्टेमिना मुझसे कहीं ज्यादा है, मैंने उसके नए खुले एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कंसोल के सहारे पीछे झुककर कहा, मेरी पत्नी से यही उम्मीद थी।
तुम्हें साफ तौर पर एक सम्राट बनने की क्षमता है। तभी हमारी लगी हुई मछली पकड़ने वाली रॉड जोर जोर से हिलने लगी और उथल पुथल करते पानी की तरफ लगभग दोहरी मुड़ गई। मैं उसे ऊपर खींचने के लिए जल्दी से देख पर गया और अपने पैर जहाज के हांचे हल पर जमा लिए। लेकिन इस बार मैंने रेलिंग के ऊपर जो मछली खींची उसका हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह इतना अजीब क्यों लग रहा था? जैसे ही वह देख पर गिरी, सिस्टम इंटरफेस चमका और वह अजीब जीव तुरंत मछली के मांस के 5 हिस्सों और मछली की हड्डी के 2 हिस्सों में बंध गया। अपने रूटीन के अनुसार मैंने मल्टीप्लायर को एक्टिवेट करने के लिए जियाओमे के साथ इंटरनल थ्रेड के जरिए उन चीजों का इस्तेमाल किया। टैलेंट बूस्ट ने अपना जादू बखूबी दिखाया। मुझे कामयाबी से हड्डी गलाने वाले जहर के 3 हिस्से मिले, जिनमें से एक हिस्सा भी हाई क्वालिटी या उससे कम क्वालिटी वाले किसी भी जीव को पूरी तरह जहरीला बना सकता था। इसके साथ ही मुझे स्केलेटन फिश के मांस के 200 हिस्से भी मिले। सिस्टम टूल टिप के अनुसार इस मांस में एक खतरनाक जहर था जो सीधे हड्डियों को गला देता था। इसे ज्यादा खाने से पूरे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता था, मांस बुरी तरह सड़ सकता था और दर्दनाक मौत हो सकती थी। आखिर में मुझे प्रीमियम स्केलेटन फिश किंग बोन के 2 हिस्से मिले। आइटम नोट में इसे सूप बनाने का सुझाव दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि हर हिस्से को खाने से सर्वाइवर का स्टेमिना और ताकत हमेशा के लिए एक बढ़ जाएगी। फिश किंग बोन के जबरदस्त स्टैट्स। विवरण को देखकर मैंने तुरंत तय कर लिया कि लंच में हम फिश सूप ही पिएंगे। आखिरकार ऐसी चीजें किसे पसंद नहीं आती जो आपके बेस स्टैट्स को हमेशा के लिए बढ़ा दे। लेकिन जहरीले फिश मीट का यह भारी स्टॉक एक मुश्किल मामला था। यह मेरी इन्वेंट्री में टिकिंग टाइम बम की तरह पड़ा था, जब तक कि मुझे अचानक एक शानदार आइडिया नहीं आया। मैंने तुरंत ग्लोबल ट्रेड चैनल खोला, साफ शब्दों में स्केलेटन फिश मीट के हड्डियों को गलाने वाले खतरनाक असर के बारे में बताया, और फिर भी 20 से 20 के सेट में उन आइटम्स को लिस्ट कर दिया। मैंने कुल 200 हिस्से अपलोड किए और एक छोटा सा नोट भी जोड़ा, पहले आओ पहले पाओ। जाहिर है, इस सर्वाइवल गेम में लोग या तो पूरी तरह बेताब थे या फिर कुछ अलग ही किस्म के थे, क्योंकि बाजार में सभी 200 हिस्से तुरंत बिक गए। बदले में मिले अलग अलग आइटम्स को इकट्ठा करने के बाद मेरी इन्वेंट्री लूट के सामान से भर गई। मुझे एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ब्लूप्रिंट, एक एडवांस्ड फ्लश टॉयलेट का ब्लूप्रिंट, एक लेजर गन का ब्लूप्रिंट, 100 पाउंड एडवांस्ड न्यूट्रिएंट मिट्टी, एक डीप सी ट्रैवलर का ब्लूप्रिंट, 2000 पाउंड ताज़ा अनानास, 500 डिब्बे पीले आरू, एक रैंडम रेयर स्किल ब्लाइंड बॉक्स, 800 घंटे का टाइम एक्सेलरेटर, 2 एडवांस्ड एक्सेलरेटर और एक मल्टी एनर्जी बैटरी का ब्लूप्रिंट मिला। मेरे स्टोरेज स्क्रीन पर अचानक अनानास के 2000 पाउंड और पीले आरू के 500 डिब्बों का ढेर देखकर मेरा सिर चकरा गया। मेरे दिमाग में बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे। मैंने तुरंत मुड़कर उस भारी मात्रा में फल को वापस बाजार में डाल दिया और नए ब्लूप्रिंट के लिए जरूरी खास पार्ट्स और कुछ दूसरे बेसिक रॉ मटेरियल पाने के लिए थ्रेड सेट किए। एक सचेज पूरे होने के बाद मैंने हमें मिले 320 घंटे के एक्सेलरेशन टाइम का इस्तेमाल किया। मैंने सिस्टम को जगमगाते हुए देखा, क्योंकि उसने तुरंत सभी ब्लूप्रिंट को हमारी नाव पर असली चीजों में बदल दिया। बनाने का काम पूरा होने के बाद मैंने रैंडम रेयर स्किल ब्लाइंड बॉक्स जियाओमी को खोलने के लिए दे दिया, क्योंकि मुझे अपने हाथों से ज्यादा उसके हाथों पर भरोसा था। बधाई हो, आपको एक रेयर स्किल कार्ड मिला है, हेवनली वॉयस। डिस्क्रिप्शन के अनुसार गाने की शक्ति से यूजर किसी खास टारगेट पर एक जबरदस्त ऑरा बफ लगा सकता था, जिससे कुछ समय के लिए उनकी सभी बेस एट्रीब्यूट्स 200% तक बढ़ जाती थी। इसका असर 5 मिनट तक रहता था और कूलडाउन टाइम 30 मिनट था। जियाओमी की आंखें फैल गई और उसने तुरंत उस कार्ड को इस्तेमाल करने और सीखने का फैसला किया। यह देखने के लिए कि 200% स्टैट्स बढ़ने पर कैसा महसूस होता है, मैंने उससे एक्टिव असर को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा गाना गाने को कहा। वह मुस्कुराई, उसके लाल होंठ हल्के से खुले और देख पर एक लयबद्ध हीलिंग धुन बजने लगी। तैरते हुए, बड़े बड़े समुद्र में तैरते हुए। तुरंत मेरा चेहरा पूरी तरह जम गया। ऐसा ही होता है। भले ही गाना लिखने का तरीका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन खराब आवाज का सिस्टम के असली नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरा पूरा शरीर सख्त हो गया, मेरी मांसपेशियों में अचानक अविश्वसनीय, अप्राकृतिक शारीरिक शक्ति की लहर दौड़ गई। श्याओमी ने कहा, शाओलू, मैं चियान चेन को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। क्षितिज की ओर देखते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने उसे हाईटेक सैटेलाइट दूरबीन थमा दी। अचानक
श्याओमी ने लेस से एक नजर डाली और तुरंत घबराहट में चिल्ला पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ओ नहीं, चियान खतरे में है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता या पूछता कि क्या हो रहा है, उसका शांत व्यवहार पूरी तरह से घबराहट में बदल गया। खतरे को खुद देखने के लिए मैंने तुरंत उससे दूरबीन वापस ले ली। फोकस एडजस्ट करके मैंने चियान की लोकेशन पर फोकस किया। लेंस के जरिए मैंने देखा कि वह एक बहुत बड़ी आक्रामक शार्क का सामना कर रही थी जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि उसमें घबराहट का जरा भी कोई संकेत नहीं था। वह बस वही खड़ी रही। जब शार्क सीधे पानी से निकलकर उस पर झपटी, तब उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और शांति से चुटकी बजाई। इसका असर तुरंत हुआ। समुद्र से पानी की कई बड़ी बड़ी धाराएं तेजी से ऊपर उठीं, पलक झपकते ही नुकीले बर्फ के खंभों में बदल गई और शार्क के शरीर के आर पार हो गईं। वह तुरंत ही भयानक मौत मर गई। जादुई ताकत के इस सहज प्रदर्शन ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। मुझे अपनी आवाज वापस पाने में काफी समय लगा। मैं अविश्वास में बुदबुदा रहा था। क्या चियान इतनी ताकतवर है? धत तेरे की, इस तुलना में तो मैं बहुत कमजोर लग रहा हूं। इसे कहते हैं जबरदस्त मानसिक झटका। हालांकि शियाओ में बहुत खुश थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। शाओलू, चलो अभी चियान को हुएते हैं। सिर हिलाते हुए मैंने सिस्टम का मैप खोला और चियान चिन की लगभग दिशा का पता लगाने के लिए उसके मौजूदा विजुअल कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किया। शियाओ में अंदर जाओ और फिश किंग की हड्डी से लंच तैयार करो। मैं नाव की दिशा ठीक करता हूं। जब मैं नई दिशा सेट करने के लिए एडवांस्ड मोटर कंसोल के पास गया तो मैंने मन ही मन सोचा, अगर सब कुछ ठीक रहा और हम अपनी रफ्तार बनाए रखते हैं तो हम लगभग आधे महीने में यह दूरी तय कर लेंगे और चियान को हुआ लेंगे। बस एक ही अनिश्चित बात बची थी कि मुझे नहीं पता था कि क्या सिस्टम के नियमों के तहत दूसरे अलग अलग समुद्री इलाकों में जाना अभी मंजूर था या नहीं। शाओलू, जल्दी यहाँ आओ। डेक से शियाओमी की अचानक तेज आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। इंजन को न्यूट्रल में डालकर मैं तुरंत केबिन से बाहर आया यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। हमारी नई अपग्रेड की गई मछली पकड़ने वाली नाव से ज्यादा दूर नहीं, एक गहरे रंग का आदमी एक साधारण से बेरे राफ्ट पर बैठा था और हमारे बीच की दूरी कम करने की कोशिश करते हुए अपने हाथ में कुछ तेजी से हिला रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने जरा भी देर नहीं की। मैं तुरंत वापस केबिन में गया, स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और नाव को तेजी से दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि वह हमारे पीछे ही रह जाए। आखिरकार किसी को भी सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं आंका जा सकता, लेकिन ऐसी तबाही के समय बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही सुरक्षित रहा जाए। असलियत सामने थी, इसलिए मैंने उसकी किसी भी हताश चाल पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पीछे पानी के उस पार से मुझे एक हल्की हताश चीख सुनाई दी। धत तेरे की, वे सच में भाग निकले। जब मैं हमारे बीच कुछ दूरी बनाने के लिए पूरी रफ्तार से फिशिंग बोट चलाने पर ध्यान दे रहा था तो ग्लोबल चैट चैनल पर हलचल मच गई। इस अचानक मची हलचल की वजह यह थी कि किसी अनजान देखने वाले ने जियाओमे की एक हाई रिजोल्यूशन फोटो खींच ली थी, जिसमें वह देख पर खड़ी होकर हमारी मोटर वाली नाव के अगले हिस्से से आराम से मछली पकड़ रही थी। अरे बाप रे, यह नाव किसी खूबसूरत बड़ी हस्ती की है। एक मैसेज चमका। तो आप असल में फिशिंग बोट में अपग्रेड कैसे करते हैं? मेरी नाव तो बस लकड़ी के टुकड़ों का तैरता हुआ हेर है। एक और यूजर ने स्पैम किया। क्या उसके पास पहले से ही मोटर वाली नाव कैसे है? जरूर रैकिंग कर रहा होगा। ऑनलाइन मची इस अफरातफरी का मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मेरा दिमाग बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था। फोरम पढ़ने के बजाय मैं तेजी से पब्लिक ट्रेडिंग एरिया में घूम रहा था और कंस्ट्रक्शन का कच्चा सामान और अतिरिक्त खाना जो भी मिल रहा था खरीद रहा था। ब्राउज करते समय मैंने सोच समझकर अपने लिए एक अच्छी शर्त भी खरीदी। समुद्र में हमेशा बहुत ठंड रहती थी, भले ही इसका मतलब यह था कि मैं अब कभी भी कहीं भी जियाओमे को अपने एब्स नहीं दिखा सकता था। सच में एक दुखद त्याग। ठीक उसी समय जियाओमे को एक आदमी से सीधा प्राइवेट मैसेज मिला। आंटी, क्या यह आप है? मैसेज में लिखा था, मैं हूं जियांग लॉन्ग। जियाओमे के इंटरफेस पर अजीब से बहुरंगी नियॉन बालों वाले एक नौजवान की फोटो दिखाई दी। आंटी, मुझे पता है कि मैं पहले नासमा था। अगले मैसेज में गुजारिश की गई थी, मेरे पापा और अंकल की खातिर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगी। जियाओमे ने एक पल के लिए स्क्रीन को घूरा और फिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए बिना कुछ कहे विंडो बंद कर दी। इस जोंग लॉन्ग के बारे में उसकी पिछली राय बहुत खराब थी और उसे पुराने पारिवारिक झगड़ों को फिर से जीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेकार की परेशानी से पूरी तरह बचना ही बेहतर था। अभी हमारी मुख्य प्राथमिकता जल्द से जल्द चियान को ढूंढना था। चैट बॉक्स बंद करने के बाद वह मेरे पास सिमटकर बैठ गई और हम दोनों एक प्यारी थका देने वाली नींद में सो गए। सेक्टर के दूसरी तरफ जैंग लॉन्ग अपनी चमकती स्क्रीन को घूर रहा था, इस उम्मीद में कि उसे कुछ मदद मिल जाए और कोई रास्ता निकल आए। जियाओमे की तरफ से जवाब का कोई संकेत न मिलने पर काफी देर इंतजार करने के बाद उसके चेहरे के भाव बहुत कठोर हो गए। हाँ, उसने बुदबुदाया,
और अपनी इंटरफेस स्क्रीन को गुस्से से घूरते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मेरा इरादा तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आने का नहीं था, लेकिन एक बार जब मैं इस टेलीपोर्ट कार्ड का इस्तेमाल करके तुम्हारी सही लोकेशन का पता लगा लूंगा तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। जैंग लॉन्ग के ठीक बगल में लकड़ी के तंग तख्ते पर एक और आदमी बैठा था जो गहरी और अनकही नाराजगी के साथ उसे गुस्से से घूर रहा था। अगली सुबह आसमान साफ था और जियाओ में मछली पकड़ने के लिए अपनी डोरी डालने के वास्ते देख पर खड़ी थी। बीच रास्ते में दूर क्षितिज पर कुछ चीज ने उसका ध्यान खींचा। वह चौंक गई और जल्दी से मुझे बुलाने लगी। मैं स्टीयरिंग केबिन से बाहर भागा यह देखने के लिए कि वह इतनी परेशान क्यों थी। उसने कांपती हुई उंगली से समुद्र की सपाट रेखा के बीच दिख रहे एक छोटे से काले धब्बे की ओर इशारा किया। शाओलू, उधर देखो। वह क्या है? मैंने उस अजीब चीज को देखने के लिए तुरंत सैटेलाइट दूरबीन उठाई, लेकिन हाई पावर लेंस से जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे मुंह से हैरानी भरी चीख निकल गई। मैंने दूरबीन नीचे फेंकी, वापस स्टीयरिंग के पास भागा और जल्दी से नाव को सीधे उस काले धब्बे की ओर मोड़ा। जब हम सुरक्षित दूरी पर पहुंचे तो मैंने मोटर बंद कर दी और नाव को बहते हुए रुकने दिया। उसी पल दूर दिख रहे उस काले धब्बे का पूरा नजारा हमारे सामने साफ साफ दिखाई दिया। वह मलबे का कोई टुकड़ा या समुद्र का कोई विशाल राक्षस नहीं था। वह असल में एक द्वीप था, ठोस जमीन। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मेरा उत्साह थोड़ा कम हो गया जब मैंने देखा कि उथले किनारे पर पहले से ही कई कच्चे बेड़े, राफ्ट्स, बंधे हुए थे। क्या किसी ने पहले ही इस जमीन पर कब्जा कर लिया था? मैंने मन ही मन सोचा और खतरों का अंदाजा लगाया। यह असल जमीन का पहला टुकड़ा था जिसे मैंने देखा था जब से यह अजीब सर्वाइवल गेम शुरू हुआ था। चाहे यहाँ कोई भी हो, मुझे अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी थी। देख की ओर मुड़कर मैंने हमारी भारी लेजर वाटर गन और मल्टीपर्पस लंबा हुक जियाओमे को थमाया और हथियारों पर उसकी पकड़ जांची। मैं किनारे पर जाकर चीजें देखूंगा, तुम यही नाव पर रुको और इंजन चालू रखना। अगर कोई दूसरी तरफ से आने की कोशिश करे तो हमें अपनी मछली पकड़ने वाली नाव को चोरी होने से बचाना होगा। अपनी दुर्लभ रुई, प्राचीन तलवार, हाथ में पकड़ी जाने वाली लेजर गन और कुछ हाई टियर सिंगल यूज स्किल कार्ड्स को अपनी जेबों में सुरक्षित रखकर मैं नाव के अगले हिस्से बो के किनारे की ओर बढ़ा। तुम्हें सावधान रहना होगा, जियाओमे ने चिंता भरी बड़ी आंखों से धीरे से कहा। मैं तुम्हारे वापस आने का यही इंतजार करूंगी। मैंने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और उथले पानी में कूद गया। जैसे ही मेरे जूते सूखी जमीन पर पड़े, मैंने सुरदरी तटीय घास के एक संकरे हिस्से को पार किया और सावधानी से घने जंगल की छाया में कदम रखा। मिट्टी पर बने हल्के और टूटे फूटे निशानों का पीछा करते हुए मैंने अपनी पुरानी तलवार को सामने करके घनी झाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और धीरे धीरे उस शांत जंगल में आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं अंदर गया, माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। अचानक मैं वहीं जम गया। पैर के एक मोटे तने से साफ दिखाई देने वाला फटा हुआ और पारदर्शी कपड़े का एक टुकड़ा लटका हुआ था, जिस पर सूखे हुए काले चून के गहरे धब्बे थे। जब मैं उस कपड़े को घूर रहा था और सोच रहा था कि यहाँ क्या भयानक घटना हुई होगी, तभी रास्ते में आगे से तीखी और कर्कश चीखने चिल्लाने की आवाजें मेरे कानों में पड़ी। मैं तेजी से भागा और लंबी घास के एक घने जुर्मुट में छिप गया, नीचे झुककर अपनी सांसें रोक ली। कुछ ही पलों में उस डरावनी आवाज का स्रोत जंगल के अंदर से उछलता हुआ बाहर निकला। उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे दो अजीब और डरावने बंदर जैसे जीव थे, जिनका पूरा शरीर चिकना और गहरे हरे रंग का था, बिल्कुल सड़ते हुए समुद्री शैवाल जैसा। उनमें से हर एक ने अपने जालीदार हाथों में भाले जैसा एक भद्दा और टेढ़ा-मेढ़ा हथियार कसकर पकड़ रखा था। वाटर मंकी, पानी वाले बंदर। यह एहसास होते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, यह तो बहुत बुरा है। क्या किस्मत सच में अभी मुझे मारना चाहती है? वे दोनों वाटर मंकी मेरी छिपने की जगह के ठीक बगल से गुजरे। उन्हें मेरे होने का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके आदिम जालीदार पैर घिसटते हुए सीधे उस किनारे की ओर बढ़ रहे थे जहां हमारी नाव लंगर डाले छड़ी थी। घबराहट बढ़ने पर मैंने तुरंत अपना इंटरफेस खोला और जियाओमे को एक तेज और चुपचाप संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि वह लंगर की रस्सियां खोल दे और मछली पकड़ने वाली नाव को उसी पल किनारे से दूर ले जाए। इस बीच मैं नीचे झुक गया और गीली झाड़ियों के बीच दबे पांव आगे बढ़ा, उसी दिशा का पीछा करते हुए जहां से वे वाटर मंकी आए थे। वाटर मंकी की मांद का मुहाना खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वहां मेरा इंतजार कर रहे भयानक नजारे ने मुझे लगभग वहीं उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। हवा भारी और दम घोंटने वाली थी, जिसमें सड़ने की बदबू भरी थी, जिससे मेरा गला रूंध रहा था। उस आदिम ढांचे के प्रवेश द्वार पर ही इंसानों के 3 कटे हुए सिर उनके बालों के सहारे लटके हुए थे और हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। इस समुद्री दुस्वप्न में घसीटे जाने के बाद से यह पहली बार था जब मैंने अपनी ही प्रजाति के इतने भयानक और क्षतविक्षत अवशेष देखे थे। जैसे ही मेरा पेट बुरी तरह मरोड़ने लगा और मैं वहां से निकलने ही वाला था, क्योंकि अब एक पल भी वहां रुकना नामुमकिन था, तभी झोपड़ी के अंधेरे कोने से दर्द से कराहने की एक धीमी और तड़पा देने वाली आवाज सुनाई दी।
अपनी दुर्लभ और प्राचीन रुई तलवार की मूठ को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए और मैं सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंधेरे में दुबककर देखने पर मुझे फतेपुराने कपड़ों में लिपटी एक औरत जमीन पर कमजोर हालत में पड़ी हुई दिखाई दी। मैं थकेहारे कदमों से अंदर गया, जबकि मेरा हर अंग पूरी तरह सतर्क था। किसे पता था कि जैसे ही मैं जमीन पर पड़ी उस मरणासन औरत के करीब पहुंचूंगा, उसमें एक भयानक बदलाव आ जाएगा। जैसे ही वह बदली, उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ गए। वह अचानक चीखी और सीधे मुझ पर झपटी। बचने की कोशिश में मैं आगे बढ़ा और अपनी पुरानी तलवार से सीधे उसकी छाती में वार किया। मैं वहीं जम गया और उस तड़पती हुई औरत को देखता रहा जिसे मैंने अभी अभी घायल किया था। उसकी आंखें पूरी तरह से खून जैसी लाल हो गई थी, उनमें कोई इंसानियत नहीं बची थी। वह बिल्कुल हॉरर फिल्म के ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी। अरे बाप रे! समुद्र में जिंदा रहने का एक आम सा गेम अचानक जेनेटिक म्यूटेशन वाली स्थिति में कैसे बदल गया? क्या बाद में हमारे बेस पर ज़ॉम्बी का बड़ा हमला होने वाला है? यह द्वीप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुझे अभी के अभी यहां से निकलना होगा। जैसे ही मैं घबराहट में वहां से भागने लगा, समुद्री घास से हके वे दो वाटर मंकी पानी वाले बंदर, जिनकी मैंने पहले झलक देखी थी, मेरी गंध पाकर झाड़ियों से आक्रामक रूप से मेरी ओर बहे। उनके तेज चांदी जैसे भाले तुरंत मुझे पैरों से जकड़ने के लिए आगे बहे। मैं पीछे हटा, तेजी से लेजर गन उठाई और उसके अंदर के टॉगल को रैपिड फायर मोड में बदल दिया। थर्मल एनर्जी की तेज रोशनी वाली किरणें झाड़ियों को चीरती हुई निकली और वाटर मंकी के शरीर में जलते हुए छेद कर दिए, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। मैंने जीत का जश्न मनाने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत मुड़ा और उस किनारे की ओर भागा जहां मछली पकड़ने वाली नाव छड़ी थी। जैसे ही मेरे बूट्स उथली रेत पर पड़े, छोड़े गए कई राफ्ट्स तैरने वाले चबूतरे के पास से गुजरे, अचानक मेरी नजर के सामने एक सिस्टम परफॉर्म आया। बिना मालिक वाला राफ्ट मिला। डीकंस्ट्रक्ट करे। मैंने जरा भी देर नहीं की, तुरंत उन सभी के लिए डीकंस्ट्रक्ट ऑप्शन चुना और फिर पानी से होते हुए मछली पकड़ने वाली नाव पर वापस चढ़ गया। जैसे ही मैं रेलिंग पार करके अंदर पहुंचा, जियाओ में, जिसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था, ने देखा कि मैं पूरी तरह सुरक्षित वापस आ गया हूं। वह तुरंत देख पर दौड़कर आई और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका दिल बेहद खुशी से भर गया था। धीरे धीरे जंगल में घुसने के बाद से मेरी छाती पर जो दम घोंटने वाला तनाव था, वह कम होने लगा। जब मेरी सांसें सामान्य हो गई, तो मैंने उसे द्वीप पर हुए भयानक ज़ॉम्बी म्यूटेशन और वाटर मंकी के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद मैंने उससे हमारे बनाए गए प्रॉक्सी सिस्टम का इस्तेमाल करके उन कच्चे माल का व्यापार करने को कहा जो मुझे अभी अभी किनारे पर मौजूद राफ्ट्स को डीकंस्ट्रक्ट करने से मिले थे, ताकि वे सीधे मुझे मिल सके। रिसोर्स मल्टीप्लायर ने बिना किसी गड़बड़ के काम किया और मेरे इंटरफेस पर मिली चीजों की एक लंबी लिस्ट दिखाई दी। बधाई हो, 300 कोर स्टोन मिले। इनका इस्तेमाल फिशिंग बोट को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। ड्रैगन को मारने वाली लकड़ी के 200 टुकड़े मिले। सिगरेट के 1000 पैकेट मिले। बियर के 300 कैन मिले। 300 तरबूज मिले। एडामेंटाई के 200 टुकड़े मिले। 400 सोलर कन्वर्टर मिले। 300 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिले। 200 मैकेनिकल कोर मिले। एक इंटेलिजेंट एचडी ड्रोन का ब्लूप्रिंट मिला। एक लॉक किया हुआ डेजर्ट ईगल ब्लूप्रिंट मिला। मैंने अपने हाथ में रची लकड़ी के उस अकेले टुकड़े को देखा और हैरानी से मेरा मुंह चुला का खुला रह गया। यह क्या बकवास है? हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे अपने गोटियर टैलेंट को कैसे पता चला कि कंजूस मकान मालिक की तरह चीजों को चुन चुनकर कैसे रोकना है? इससे पहले कि मैं इस अपमान को ठीक से समझ पाता, सर्वर पर एक ठंडा आम सा सिस्टम नोटिफिकेशन आया। ध्यान दे सर्वाइवर्स, नए खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा का समय खत्म होने के बाद सभी पीयर टू पीयर थ्रेड पर 10% ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। धत तेरे की, यह कैसा घटिया कॉर्पोरेट नियम है। लेकिन यहाँ सुनसान जगह पर आपको बस अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ना होता है। निराशा को जतकर मैं इंटीग्रेटेड लेवल 1 वर्कबेंच के पास गया और डेजर्ट ईगल बनाने के लिए जरूरी सामान डाला। क्राफ्टिंग स्लॉट से भारी शानदार बंदूक उठाकर मैंने उसे अपने हाथों में घुमाया। मैं देखना चाहता था कि यहाँ एक ऑटोमेटेड सिस्टम असल में सिर पर कैसे निशाना लगाता है। जैसे ही मेरी नजर जिया की तरफ गई कि वह क्या कर रही है, भारी पिस्तौल पकड़े हुए मेरा हाथ अपने आप हवा में उठ गया। आयरन साइट्स एकदम सही जगह पर सेट हो गई और सीधे उसके माथे की तरफ इशारा करने लगी। धत तेरे की, घबराहट में मैंने जल्दी से पकड़ छोड़ी और बंदूक को जोर से देख पर फेंक दिया। जैसे ही वह लकड़ी से टकराकर गिरी, हवा में डेजर्ट ईगल के ऑफिशियल वेपन स्टैट्स दिखाई देने लगे। आइटम का नाम हेडशॉट डेजर्ट ईगल। इसकी खासियत यह है कि यह अपने आप उस व्यक्ति के सिर के ठीक बीच में निशाना साध लेती है जिसे एक्टिव यूजर देख रहा होता है। अभी इसमें 10 गोलियां हैं। इसके
शानदार ऑटोमेटेड डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही मेरी आंखें एकदम उत्साह से चमक उठीं। अरे वाह, यह तो सच में सिर पर निशाना साधने, एमबॉट लॉक में माहिर है। क्या यह भविष्य के किसी भी खतरे का सामना करने के लिए एक ही शॉट में दुश्मन को खत्म करने वाला पक्का हथियार नहीं है? अब से आप मुझे आधिकारिक तौर पर गनस्लिंगर कह सकते हैं। एक असली चीट कोड वाले हथियार के साथ होने से काफी सुरक्षित महसूस करते हुए जियाओमे और मैंने नाव पर कुछ हल्की फुल्की मस्ती की ताकि द्वीप के डरावने अनुभवों को भुला सके और फिर गहरी शांतिपूर्ण नींद में सो गए। अगले दिन जल्दी उठने पर जियाओमे ने कंसोल चेक किया तो देखा कि मुख्य मॉनिटर पर जैंग लॉन्ग का एक प्राइवेट मैसेज चमक रहा था। आंटी, मुझे लगता है कि मैं क्षितिज पर आपकी मछली पकड़ने वाली नाव देख पा रहा हूँ। मैसेज में लिखा था, आंटी कृपया अपनी नाव धीमी करे और मेरा इंतजार करे। जियाओमे के चेहरे के भाव तुरंत बिगड़ गए। मैसेज पढ़ते ही उसने तुरंत चैट विंडो बंद कर दी और उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हमारे पीछे छुले पानी में यह देखकर कि हमारी विशाल मछली पकड़ने वाली नाव धीमी होने का कोई संकेत नहीं दे रही थी, जैंग लॉन्ग का चेहरा गुस्से से तंग गया। उसने अपनी जेब से एक दुर्लभ कंज्यूमेबल कार्ड निकाला। अगर तुम पूरी तरह बेरहम होने वाली हो तो मेरे अन्यायपूर्ण होने पर मुझे दोष मत देना, वह फुसफुसाया। हेस्ट कार्ड एक्टिवेट होने पर टारगेट राफ्ट की बेस मूवमेंट स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अवधि 1 घंटा। जैंग लॉन्ग के पैरों के नीचे लकड़ी का राफ्ट कांपने लगा क्योंकि कृत्रिम ऊर्जा के झटके ने उसे आगे बढ़ाया। लहरों पर तेजी से आगे बढ़ते हुए वह हमारे पीछे की लहरों तक जल्दी ही पहुंच गया। नाव पर जैसे ही मैं बैठने और जियाओमे के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताने वाला था, अचानक नाव के हाँचे में धातु के टकराने की जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज हमारे केबिन के बाहरी हिस्से से टकराई हो। मेरे मन में खतरे की घंटी बज गई। मैंने तुरंत रैक से एक हथियार उठाया और देख पर बाहर निकला तो देखा कि एक भारी लोहे का ग्रैपलिंग हुक, जिसमें एक मोटी रस्सी बंधी थी, हमारी साइड रेलिंग पर मजबूती से लटका हुआ था। नीचे एक हताश दिखने वाला आदमी रस्सी के दूसरे सिरे को पीछे चल रहे राफ्ट पर बांध रहा था, जबकि एक और घबराया हुआ आदमी पहले से ही हाथों से खींचकर हमारे नाव के हाँचे पर ऊपर चढ़ रहा था। ओह, मैंने एक भौं ऊपर उठाई। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है हमारा सामना समुद्र के बीचों बीच असली लुटेरे समुद्री डाकुओं से हुआ है। ऊपर हो रहे शोर शराबे को सुनकर जैंग लॉन्ग ने अपनी आती हुई राफ्ट से ऊपर देखा और मुझे ऊंची नाव के देख के किनारे शांति से छड़े देखा। उसने मन ही मन गुस्से में बुराभला कहा, यह सोचते हुए कि किसी अनजान समुद्री डाकू ग्रुप ने बाजी मार ली है। जल्दी से अपने चेहरे से निराशा मिटाकर उसने बिल्कुल सामान्य और मिलनसार भाव बनाए और आवाज दी, भाई बुरा मत मानना, मैं बस तुम लोगों के साथ जुड़ने आया हूं। असल में मेरी राफ्ट पर बहुत सारा बढ़िया उच्च गुणवत्ता वाला सामान है। क्या हम सब मिलकर यह दौलत बांट ले? यह देखकर कि मैं कुछ समय से केबिन में वापस नहीं आई हूँ, शियाओमी ने जल्दी से कुछ कपड़े पहने और मुझे ढोने बाहर निकली, लेकिन वह तब ठिठक गई जब उसने कैंग लॉन्ग को अपनी नाव की सुरक्षा घेरे पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। यह अच्छी तरह जानते हुए कि जैंग लॉन्ग के इरादे बुरे हैं, उसने बहस में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने नया बना हथियार निकाला और डेजर्ट ईगल का निशाना सीधे उसके चेहरे पर साधा। उसका हाथ बिल्कुल स्थिर था। अभी नीचे उतरो, उसने ठंडे लहजे में आदेश दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, वरना मैं गोली मार दूंगी। स्थिति को तुरंत जानलेवा टकराव में बदलते देख नीचे रस्सी पकड़े हुए समुद्री डाकू ने अपनी जान बचाने के लिए एक बेताब और खतरनाक फैसला किया। उसने एक टेढ़ा-मेढ़ा चाकू निकाला और सपोर्ट लाइन को पूरी तरह काट दिया। मरो, वह जैंग लॉन्ग की ओर चिल्लाया। यह हमेशा मुझे परेशान करने की सजा है। रस्सी कटने से तनाव अचानक खत्म हो गया और जैंग लॉन्ग लहरों के जोरदार धक्के से मछली पकड़ने वाली नाव की मजबूत दीवार से जोर से टकराया। लेकिन गहरी खाई के ऊपर लटके होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह गुर्राया और सीधे अपनी पर्सनल टैलेंट स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे उसका पूरा शरीर चमकती हुई अस्थिर जीवित ऊर्जा के हेर में बदल गया। साफ तौर पर वह नाव के हाँचे को उड़ाकर हमें भी अपने साथ गहराई में ले जाना चाहता था। उस डरावनी चमक को फैलते देख शियाओमी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने सीधे ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम। ऑटोमेटिक हेडशॉट ट्रैकिंग ने एकदम सही काम किया और जैंग लॉन्ग की बेजान लाश सीधे पीछे की ओर उथल-पुथल मचाते समुद्र में जा गिरी। उसी समय खून से सने पानी के उस पार जिस धोखेबाज समुद्री डाकू ने अभी-अभी रस्सी काटी थी और भागने की कोशिश की थी, वह कुछ मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अचानक गहरे समुद्र की गहराइयों से एक विशाल काले ऑक्टोपस का टेंटेकल निकला, जिसने उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया और चीखते हुए उसे जोर से पानी के नीचे खींच लिया। उथल-पुथल मचाते झाग को धीरे धीरे शांत सपाट नीले समुद्र में बदलते हुए देखकर जियाओमे और मैं रेलिंग के सहारे छड़े हो गए और एक साथ गहरी आह भरी। जब दुनिया बिखर जाती है तो इंसानी फितरत सच में जरा सी भी आजमाइश का सामना नहीं कर पाती।